हेलो डियर एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सब। आप सबका बायो की क्लास में स्वागत है। आज हम करेंगे सेल वाला लेसन बायो का। तो ये हम वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। तो बेटा जो सेल है ये बेसिक यूनिट है लाइफ का, यानी कि हम लाइफ मतलब हम कैसे बने हैं। तो मतलब हमारी जो बॉडी है उसका एक यूनिट क्या है, सेल। मतलब हमारी जो बॉडी है वो बहुत सारे सेल से मिलके बनी है, इसलिए जो सेल है वो बेसिक यूनिट है लाइफ का। ठीक है। अब सेल क्या है, सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। मतलब सेल हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर देता है ना, हमारी बॉडी के सारे काम करता है, इसलिए इसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। अगर बेटा देखो, अगर सेल प्रेजेंट होगा तो ऑर्गेनिज्म लिविंग होगा, अगर सेल अब्सेंट होगा तो वही ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग होगा। ठीक है, सॉरी, ऑर्गेनिज्म नहीं, अगर सेल प्रेजेंट होगा तो कोई भी मतलब कोई लिविंग होगा, और सेल अब्सेंट होगा तो कोई जो होगा वो नॉन लिविंग होगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है। अब आगे है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल। अगर नंबर ऑफ सेल की बात करें तो ऑर्गेनिज्म जो है वो यूनिसेलुलर होता है, मतलब एक सेल वाला जीव। तो बैक्टीरिया और अमीबा जो है वो एक सेल वाले जीव हैं। ठीक है। अब मल्टी सेलुलर, नंबर 2 मल्टी सेलुलर। तो मल्टी सेलुलर जो होते हैं जैसे ह्यूमन, हायर प्लांट, एनिमल्स। ठीक है, तो ये क्या है, मल्टी सेलुलर, क्योंकि ह्यूमन, हायर प्लांट, एनिमल्स ये बहुत सारे सेल से मिलके बने होते हैं। अब जो यूनिसेलुलर होता है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने के कैपेबल होता है। ठीक है ना, मतलब एक सेल वाला जीव जो है वो एक सेल से ही अपने बॉडी के सारे काम करता है, तो इसलिए वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो एनीथिंग लेस देन सेल डजंट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। ठीक है, तो जैसे कि बेटा वायरस। ठीक है, तो वायरस जो होता है ना वो नॉन सेलुलर होता है। ठीक है ना, वायरस जो होता है वो नॉन सेलुलर होता है, फिर भी वो वायरस जो होता है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है ना, तो वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। वायरस नॉन सेलुलर है, वायरस नॉन सेलुलर है, वो नॉन लिविंग है। ठीक है, वायरस जो है वो नॉन सेलुलर है और नॉन लिविंग है। ठीक है ना, वायरस अपनी लिविंग, वायरस को ना, मतलब वायरस लिविंग कब होगा, जब जो है उसको कोई होस्ट मिलेगा तब वो अपनी लिविंग प्रॉपर्टी दिखाएगा। तो इसलिए वायरस जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट के बीच की कड़ी है। ठीक है, अब हम सेल की हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने डिस्कवर किया है डेड सेल। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने डेड सेल डिस्कवर किया। अब रॉबर्ट हुक ने क्या किया, पतली सी कॉर्क की स्लाइस ली, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, तो उसको ने एक स्ट्रक्चर देखा उसने। तो वो कैसा स्ट्रक्चर था, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर था। उस स्ट्रक्चर में ना उसे ना बड़े सारे इस तरह के सेल देखने को मिले। तो उसने इन सेल को मतलब कंपार्टमेंट का नाम दिया। ठीक है ना, तो रॉबर्ट हुक ने रॉबर्ट हुक जो है उन्होंने फिर बाद में इस कंपार्टमेंट को सेलुले का नाम दिया। ठीक है, अब रॉबर्ट हुक ने कौन सा सेल ऑब्जर्व किया, डेड सेल। रॉबर्ट हुक ने सेल बॉल भी डिस्कवर की, जो डेड सेल बॉल थी। अब नेक्स्ट साइंटिस्ट है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक। तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने लिविंग सेल की डिस्कवरी की। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया, और रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ सेल कहा। ठीक है, अब रामचंद्रन जो थे उन्होंने कोलेजन का जो ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर डिस्कवर किया। रामचंद्रन ने डिस्कवर्ड द ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन। सेल थ्योरी, अब सेल थ्योरी स्क्लीडन एंड श्वान ने डिस्कवर की। स्क्लीडन का पूरा नाम था मैथियस स्क्लीडन, और स्क्वान का नाम था थियोडोर स्क्वान। तो स्क्लीडन जो थे वो जर्मन बोटनिस्ट थे, और स्क्वान जो था वो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट था। स्क्लीडन जर्मन बोटनिस्ट, और स्क्वान जो था वो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट था। ठीक है ना, अब इसने क्या किया, स्क्लीडन ने क्या किया, स्क्लीडन ने बताया कि जो प्लांट सेल है ना वो अलग अलग टाइप के सेल से बना है, और वो अलग अलग टाइप के सेल टिश्यू कहलाते हैं। श्वान ने क्या बताया, श्वान ने बताया कि जो सेल के बाहर जो एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और उसने जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ पे होती है। अब देखो बेटा, जैसे ये क्या है, ये साइटोप्लाज्म है। अब इस साइटोप्लाज्म को किसने कवर किया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये क्या है, न्यूक्लियस। ठीक है ना, तो श्वान ने बताया कि जो सेल
के जो साइटोप्लाज्म है उसको जो लेयर कवर करती है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो वो थिन होती है और आउटर मेम्ब्रेन होती है। अब सेल वॉल क्या है? ये सेल वॉल है। ये क्या है? सॉरी बेटा यार, सॉरी। ये सेल वॉल है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो है वो सेल वॉल होती है। तो सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल का यूनिक फीचर्स है, ठीक है ना। तो ये देखो, ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म को प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने कवर किया है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग होती है और ये सेल वॉल है। तो सेल वॉल जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है और ये प्लांट सेल का यूनिक फीचर है, क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होती है। अब स्क्लीडर ने क्या बोला था? स्क्लीडर ने बोला था कि प्लांट जो है वो अलग अलग टाइप के सेल से बने हैं, जिसे टिश्यू बोलते हैं। और शवान ने क्या बोला था? कि शवान ने बोला था कि सेल वॉल जो है वो प्लांट का यूनिक फीचर्स है, ठीक है ना। और जो थिन आउटर मेम्ब्रेन है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, ये स्क्लीडन सॉरी शवान ने बोला था, ठीक है। अब आगे क्या है? तो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, आपको पता है कि ऑर्गेनिज्म किससे बने हैं? ऑर्गन किससे बने? तो ऑर्गन सेल और उसके प्रोडक्ट से मिलके बने हैं। अब बेटा स्क्लीडन ने और शवान ने ना, दोनों ने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि नए सेल कैसे बनते हैं। उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताया, उन्होंने सेल वॉल के बारे में बताया, उन्होंने ये बताया कि प्लांट सेल जो है अलग अलग टाइप के सेल से बने, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि ये नए सेल जो है वो कैसे बने हैं। तो नए सेल कैसे बने? अब 1855 में रुडोल्फ विर्चो जो थे ना, उन्होंने पहली बार जो है वो एक्सप्लेन किया, रुडोल्फ विर्चो ने पहली बार एक्सप्लेन किया कि सेल जो है वो डिवाइड करते हैं और नए सेल बनते हैं। सेल डिवाइड करेंगे और नए सेल बनेंगे प्री एग्जिस्टिंग सेल से, ठीक है। तो रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में सबसे पहले एक्सप्लेन किया सेल डिवाइड करते हैं और नए सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। जैसे देखो, ये एक सेल है ना, अभी इसी एक सेल ने दो सेल बनाए, तो ये इस एक सेल ने क्या किया? इसने डिवाइड किया ना। अब ये जो दो हैं आगे चल के ये क्या बनाएंगे? ये दो बनाएंगे, ये चार सेल बनेंगे। तो देखो बेटा, सेल ने डिवाइड किया, इसका मीन्स कि ये जो नए सेल बने हैं ये किससे बने हैं? जो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बने हैं, समझ आया। और इसको इसने क्या बोला? ओमनीज सेलुला ई सेलुला। तो ओमनीज सेलुला ई सेलुला का मतलब क्या है? कि जो नए सेल जो हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। और ये टर्म किसने दी? रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में दी, ठीक है ना। अब इसने क्या किया कि स्क्लीडन और शवान की जो हाइपोथेसिस उसने दी थी उसमें कुछ चेंज लाए और उसने सेल थ्योरी को फाइनल शेप दी। तो अब रुडोल्फ विर्चो की सेल थ्योरी कैसी थी? उसने बोला कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे बने? हम लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने? सेल और सेल के प्रोडक्ट से। अब ये सभी सेल कहाँ से राइज होते हैं? पहले से ये सभी सेल कहाँ से राइज हुए? पहले से ही एग्जिस्ट सेल से। और क्या बोला उसने बोला कि एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब जो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटीज़ जो है वो किसका रिजल्ट है, किसका आउटकम है? तो सम टोटल ऑफ एक्टिविटीज़ एंड इंटरेक्शन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट सेल। तो बोला है जो भी ऑर्गेनिज्म एक्टिविटी कर रहा है, जैसे रेस्पिरेशन कर रहा है, सर्कुलेशन कर रहा है, रिप्रोडक्शन, ये कैसे होता है? तो जो जितने भी सेल के कॉन्स्टिट्यूएंट है, जितने भी सेल हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। वो जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट सेल है वो इंटरेक्ट करते हैं और उनकी टोटल एक्टिविटीज़ जो है वो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी का आउटकम है, ठीक है। अब हम सेल के ओवरव्यू को जानेंगे। बेटा आपने क्या करना है? अगर आपने प्लांट सेल और एनिमल सेल को स्टडी करना है, आपने क्या करना है? प्लांट सेल को स्टडी करना है। आपने ना क्या किया कि अनियन है ना, उसका अनियन पील सेल लिया और उसको आपने क्या किया कि जैसे अनियन को वो थोड़ा पील किया, उसका स्केल रिमूव किया और अनियन का जो पतला सा जो ट्रांसपेरेंट सा ना सेक्शन कट करना है और आपने स्लाइड में रख देना और आपने फिर ना उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखना। तो आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा। ये अनियन प्लांट से बने प्लांट सेल का स्ट्रक्चर मिला। अब प्लांट्स का स्ट्रक्चर कैसा होगा? ये देखो, ये जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है ना। और ये जो है वो सेल वॉल है, ठीक है। तो ये प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है और प्लांट का यूनिक करेक्टरिस्टिक क्या जो एनिमल से डिफरेंट करता है? सेल वॉल। प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। अब ये देखो, अब एनिमल सेल की स्टडी कैसे की? तो वो क्या किया कि ह्यूमन का जो चीक अंदर वाला, जो चीक के अंदर वाला पार्ट होता है, उसने क्या किया कि
उसको टूथपिक से ना मतलब रब किया और वहाँ से चीक सेल लिया और उस चीक सेल को स्लाइड में रखा और उसको देखा। तो क्या देखा कि अब चीक सेल में जो था वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, न्यूक्लियस था और साइटोप्लाज्म था। लेकिन बेटा चीक सेल में हमें सेल में वॉल देखने को नहीं मिली। तो इससे उसने प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस ढूंढ लिया कि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल में सेल वॉल जो है वो अब्सेंट होती है। ठीक है ना। अब आगे सेल जो है अगर ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस जो है, अगर न्यूक्लियस के आधार पे जो है वो सेल टू टाइप के होते हैं, प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक। प्रोक्रियोटिक जो होते हैं वो प्रो का मतलब होता है बिफोर या प्रिमिटिव। प्रोक्रियोटिक एक प्रिमिटिव सेल है, इसका न्यूक्लियस प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है। प्रिमिटिव न्यूक्लियस मीन्स कि न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होगा, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होगी और जो न्यूक्लियस के अंदर का जेनेटिक मटेरियल जो अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होगी तो जेनेटिक मटेरियल नेक्ड होगा, यानी कि उस वो जेनेटिक मटेरियल स्कैटर्ड होगा साइटोप्लाज्म में। ठीक है ना। और यहाँ पे यूक्रियोटिक में ट्रू न्यूक्लियस होगा, यानी कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है। अब कॉमन थिंग्स क्या दोनों में, प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक दोनों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक दोनों में राइबोसोम पाया जाता है। प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक में दोनों में साइटोप्लाज्म पाया जाता है। और इन दोनों में जो है वो साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे सेलुलर एक्टिविटीज़ होती है। तो बेटा ये इनकी कॉमन थिंग्स है। ओके, क्लियर हो गया। ठीक है। तो अगर बात की जाए सेल साइज़ की, तो बेटा सेल साइज़ वेरी करता है। तो अगर माइकोप्लाज्मा जो बैक्टीरिया है ना, वो ये माइकोप्लाज्मा जो है इसका सेल जो है ना, इस बैक्टीरिया का सेल बहुत ही स्मॉलेस्ट होता है, यानी कि 0.3 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है ना। तो माइकोप्लाज्मा का सेल साइज़ कितना है, 0.3 माइक्रोमीटर। जो नर्व सेल होता है वो लॉन्गेस्ट सेल होता है। लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है, ऑस्ट्रिच का एग। ठीक है। एवरेज साइज ऑफ बैक्टीरिया कितना है, तो वैसे बेटा बैक्टीरिया का एवरेज साइज 3 से 5 म्यूमीटर होता है, लेकिन माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया जो है वो स्मॉलेस्ट सेल है, वो 0.3 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है। अब एवरेज साइज ऑफ बैक्टीरिया 3 से 5 म्यूमीटर। आरबीसी का साइज 7 म्यूमीटर इन डायमीटर। अब टिपिकल बैक्टीरिया, बेटा ये टिपिकल बैक्टीरिया का साइज़ 1 से 2 म्यूमीटर, टिपिकल बैक्टीरिया 1 से 2 म्यूमीटर, एवरेज साइज 3 से 5 म्यूमीटर। अब पीपीएलओ प्ल्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, पीपीएलओ की फुल फॉर्म प्ल्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इसका साइज 0.1 म्यूमीटर और माइकोप्लाज्मा का 0.3 म्यूमीटर। ठीक है, माइक्रोमीटर। अब वायरस का साइज़ कितना होता है, 0.02 से लेके 0.2 म्यूमीटर। तो वायरस का साइज़ है। टिपिकल यूक्रियोटिक सेल जो वो 10 से 20 माइक्रोमीटर होता है। तो आप देख सकते हो कि एक प्रोक्रियोटिक सेल का साइज़ और यूक्रियोटिक सेल का साइज़। ठीक है ना। तो याद रखना सेल शेप जो है वो वेरी करता है। आरबीसी सेल होते हैं उनका सेल का शेप राउंड और बाइकनकेव होता है। डब्ल्यूबीसी का शेप अमीबॉइड होता है। एपिथेलियल टिश्यू जो है क्यूब लाइक भी होते हैं, कॉलमनर भी होते हैं। जो कॉलमनर वो होते हैं वो लंबे लंबे होते हैं। ठीक है। कॉलमनर लंबे होते हैं और उसका जो लंबे होते हैं इलोंगेटेड होते हैं और उसका न्यूक्लियस बेस में होता है। कॉलमनर का लंबे होते हैं और नैरो होते हैं कॉलमनर सेल। नर्व सेल लंबे और ब्रांचड होते हैं। ट्रैकीड सेल भी इलोंगेटेड ही होते हैं। मिजोफिल सेल राउंडेड होते हैं और ओवल होते हैं। ठीक है ना। अब नेक्स्ट है प्रोक्रियोटिक सेल। तो प्रोक्रियोटिक में बैक्टीरिया आता है। ठीक है ना। प्रोक्रियोटिक सेल में बैक्टीरिया आते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, ये बैक्टीरिया का ही मेंबर है। माइक्रोप्लाज्मा आता है, पीपीएलओ आता है और ये जो है वो स्मॉलेस्ट होता है साइज़ में। आपको पता ही है ना बैक्टीरिया का साइज़ 3 से 5 माइक्रोमीटर था। ठीक है ना। अब आगे लेकिन प्रोक्रियोटिक सेल जो है वो बहुत ही फास्ट मल्टीप्लाई होते हैं। इसकी ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, फंडामेंटली सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन होती है इसकी। ठीक है। अब शेप जो है वो वेरी करती है, इसकी 4 शेप्स होती हैं। रोड शेप के बैक्टीरिया बेसिलस, सर्कुलर शेप के बैक्टीरिया कोकस, कोमा शेप के बैक्टीरिया विब्रियो, स्पाइरल शेप के बैक्टीरिया स्पाइरलम। अब बेटा इनकी ना शेप चेंजिंग नेचर होती है, तो ऐसे बैक्टीरिया ऐसे प्रोक्रियोटिक जो अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं वो प्लूरोमॉर्फिक होते हैं नेचर में। अब बेटा आपको पता है कि बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं। प्रोक्रियोटिक सेल के मेंबर बैक्टीरिया उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है और सेल वॉल कहाँ पे होती है,
आउटर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। अब बेटा इसमें जो है प्रोकैरियोटिक सेल जो है ना, मैंने आपको बताया प्रोकैरियोटिक सेल जो है उसमें जो है सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है, फ्लूइड मैट्रिक्स सेल वॉल प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है, फ्लूइड मैट्रिक्स साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होता है बेटा। अब ना याद रखना प्रोकैरियोटिक में ना डबल मेम्ब्रेन वाली सेल ऑर्गेनेलिज नहीं होती हैं, ना तो सिंगल मेम्ब्रेन वाली सेल ऑर्गेनेलिज होती है, ना डबल मेम्ब्रेन वाली सेल ऑर्गेनेलिज होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज कौन सी है, तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और न्यूक्लियस। और सिंगल मेम्ब्रेन वाली सेल ऑर्गेनेली कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, न्यूक्लियस। डबल मेम्ब्रेन वाली है और सिंगल मेम्ब्रेन वाली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी, लाइसोसोम, वैक्यूल और माइक्रोबॉडी। ठीक है। अब सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोसोम जो है वो इसमें अब्सेंट होते हैं। ठीक है ना। प्रोकैरियोटिक में सेंट्रियोल भी अब्सेंट होते हैं, सेंट्रोसोम भी अब्सेंट होते हैं। इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है प्रोकैरियोटिक में। जेनेटिक मटेरियल इसका नेक्ड होता है। इसमें जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, इसलिए जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी तो जेनेटिक मटेरियल नेक्ड होगा। ये आप देख सकते हो प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर। ये देखो, ये बाहर वाली लेयर गाइलेकोक्लिक्स है, ये मिडल वाली लेयर सेल वॉल है, अंदर वाली लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर को इन्वेजिनेट हुई है और इसको मेसोसोम बोलते हैं। मेसोसोम के ऊपर रेस्पिरेटरी इंजाइम्स होते हैं। ठीक है। अब इस पूरे को इसको ग्लाइकोक्लिक सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल इन्वॉल्व बोलते हैं। ये जेनेटिक मटेरियल है, ये नेक्ड है, इसमें ये मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है। तो जब नेक्ड जेनेटिक मटेरियल को न्यूक्लियोइड बोलते हैं और जीनोफोर बोलते हैं। ठीक है ना। ये विदाउट हिस्टोन प्रोटीन होता है, इसमें हिस्टोन प्रोटीन अब्सेंट होती है। ये एक्स्ट्रा सेलुलर जेनेटिक मटेरियल प्लाज्मिड है। ठीक है ना। ये 70S राइबोसोम्स है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएट हैं। ये जो है धागा जैसा है, ये जो धागा जैसा है ये मैसेंजर, ये देखो धागा जैसा जो होता है ना, ये मैसेंजर आरएनए है और इसमें जो है ये राइबोसोम अटैच्ड है। तो जब धागे जैसे मैसेंजर आरएनए में राइबोसोम अटैच्ड होते हैं तो इस स्ट्रक्चर को पोलीसोम बोलते हैं। ये इनक्लूजन बॉडीज़ हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। ये साइटोप्लाज्म है। ये बेटा देखो, ये ग्लाइकोक्लिक्स में ये जो ऐसे धागे जैसा स्ट्रक्चर इसको पिल्लाई बोलते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो धागे निकल रहे हैं ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सॉरी बेटा सेल बॉल से जो धागे निकल रहे हैं इनको फ्लैजिला बोलती है। ठीक है, सेल बॉल से जो धागे निकल रहे हैं उनको क्या बोलते हैं, फ्लैजिला। ठीक है, क्लियर हो गया। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से धागे निकलते हैं उनको फिम्ब्री बोलते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो। तो ये आपने पूरा स्ट्रक्चर समझ लिया। ओके बेटा। हाँ जी, तो बेटा नेक्स्ट है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल को मैंने बताया था कि जो प्रोकैरियोटिक का जेनेटिक मटेरियल होता है उसमें वो नेक्ड होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, इसलिए उस जेनेटिक मटेरियल को न्यूक्लियोइड या फिर जीनोफोर बोलते हैं। ठीक है ना। अब बेटा ये जो जेनेटिक मटेरियल है न्यूक्लियोइड या जीनोफोर है, उसमें डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर मेन जीनोमिक डीएनए होता है। उसमें डीएनए कैसा होगा, डबल स्टैंडर्ड होगा, सर्कुलर होगा और मेन जीनोमिक डीएनए होगा। ठीक है। जेनेटिक मटेरियल कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। अब ये जेनेटिक मटेरियल कहाँ पे होता है, ये जेनेटिक मटेरियल कहाँ पे होता है, बैक्टीरिया में होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर होगा जेनेटिक मटेरियल और ये बैक्टीरिया के अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल। और ये इसमें आपको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए देखने को मिलता है जिसको प्लाज्मिड बोलते हैं। इसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए देखने को मिलता है जिसको प्लाज्मिड बोलते हैं। ठीक है ना। तो प्लाज्मिड जो है वो प्रोवाइड करता है यूनिक फिनोटिपिक करेक्टर लाइक रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक। तो प्लाज्मिड जो है वो क्या करता है, वो यूनिक फिनोटिपिक करेक्टर प्रोवाइड करता है। प्लाज्मिड क्या करता है, यूनिक फिनोटिपिक करेक्टर प्रोवाइड करता है। कौन सा यूनिक फिनोटिपिक करेक्टर प्रोवाइड करता है, जैसे बेटा ये जो है वो मतलब रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। ठीक है ना। तो ये रेजिस्ट करता है एंटीबायोटिक को। ठीक है। तो प्लाज्मिड जो है वो इट रेजिस्ट टू एंटीबायोटिक। ठीक है। अब ये जो है ये इसमें जो है सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है मेन जीनोमिक डीएनए की तरह। प्लाज्मिड में भी सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। ठीक है। अब इसकी जो सेल इन्वल्प एंड इट्स मॉडिफिकेशन। ठीक है ना। तो ये जो सेल इन्वल्प है और इसकी मॉडिफिकेशन के बारे में जानेंगे। तो हमने देखा था कि इसमें जो है सबसे बाहर वाली लेयर जो है ग्लाइको
कैलिक्स होती है वो आउटरमोस्ट लेयर होती है, ग्लाइकोकैलिक्स प्रोटेक्टिव होती है, ग्लाइकोकैलिक्स जो वो एडेसिव होती है। और ये ग्लाइकोकैलिक्स किससे बना है? म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स का बना है। ग्लाइकोकैलिक्स किसका बना है? म्यूकोपॉलीसैकेराइड का बना है। और ये जो है ये 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। वो 2 फॉर्म कौन से? स्लाइम लेयर और कैप्सूल, ठीक है ना। तो ग्लाइकोकैलिक्स 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब बेटा जो लूजली अरेंज्ड होगा उसको स्लाइम लेयर बोलते हैं। और स्लाइम लेयर जो है वो प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर न्यूट्रिएंट फ्रॉम होस्ट सेल। तो स्लाइम लेयर क्या करती है? ये स्टॉप करती है, मतलब स्लाइम लेयर जो है वो वाटर का लॉस नहीं होने देती है और न्यूट्रिएंट का लॉस होने से रोकती है फ्रॉम होस्ट सेल। तो स्लाइम लेयर जो है इट प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर एंड लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम होस्ट सेल, ठीक है ना। तो जो होस्ट सेल से वाटर और न्यूट्रिएंट जो है आता है उसका लॉस होने से बचाती है स्लाइम लेयर। अब कैप्सूल क्या है? अब जो है मैंने आपको बताया कि ग्लाइकोकैलिक्स 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ग्लाइकोकैलिक्स में जो है वो लूजली अरेंज स्लाइम लेयर होती है और वो स्लाइम लेयर जो है वो इट प्रिवेंट द वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम होस्ट सेल। कैप्सूल जो है वो टफ कवरिंग है। और कैप्सूल क्या करता है? कैप्सूल जो है वो बैक्टीरिया को होस्ट के इम्यून सिस्टम से छुपाता है, ठीक है ना। तो क्योंकि जिससे जो है वो होस्ट का इम्यून सिस्टम जो है बैक्टीरिया को किल नहीं कर पाता है, ठीक है। कैप्सूल जो है वो प्रोवाइड करता है स्टिकी एंड गमी करेक्टर। तो कैप्सूल जो है वो बैक्टीरिया को स्टिकी एंड गमी करेक्टर प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। तो आगे है सेल वॉल। सेल वॉल जो है वो बैक्टीरिया को शेप देती है, बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन देती है। अब सेल वॉल बैक्टीरिया की पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। पेप्टाइड मतलब होता है प्रोटीन पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड के पॉलीमर को बोलते हैं प्रोटीन। और ग्लाइकन मतलब शुगर, ठीक है ना। तो पेप्टाइडोग्लाइकन बैक्टीरिया जो है उसकी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। पेप्टाइडोग्लाइकन मतलब कि ग्लाइकन होता है, पेप्टाइडो प्रोटीन होता है और ग्लाइकन होता है कि पॉलीमर ऑफ ग्लाइकन होता है शुगर, ठीक है ना। तो पॉलीमर पेप्टाइड होता है प्रोटीन क्या है? पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। और ग्लाइकन शुगर जो है वो किसकी बनी होती है? एन-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और एन-एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड से, ठीक है ना। पर इसमें म्यूरिन का कंटेंट ज़्यादा होता है, ठीक है। अब सेल वॉल जो है वो माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया में अब्सेंट होती है। आपको पता है पेनिसिलिन जो है वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो है वो इफेक्टिव होता है, ठीक है। ऐसे बैक्टीरिया जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है उनमें पेनिसिलिन जो है वो बैक्टीरिया के ऐसे बैक्टीरिया जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है उनके अगेंस्ट पेनिसिलिन इफेक्टिव होता है। अब माइकोप्लाज्मा जो होते हैं ना उनमें सेल वॉल क्या होती है? अब्सेंट होती है। तो माइकोप्लाज्मा जो है इसलिए जो है पेनिसिलिन जो है वो माइकोप्लाज्मा के प्रति सेंसिटिव नहीं होता है। वो माइकोप्लाज्मा अगर हमें ना माइकोप्लाज्मा हमारे अंदर डिजीज़ कॉज करेगा ना तो हम पेनिसिलिन भी लेंगे तब भी मतलब माइकोप्लाज्मा जो है उस पर एक्ट नहीं कर पाएगा, तब भी पेनिसिलिन ना उस पर एक्ट नहीं कर पाएगा और हम ठीक नहीं हो पाएंगे। क्योंकि पेनिसिलिन जो है वो सिर्फ सेल बैक्टीरिया वाले ऐसे बैक्टीरिया जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है उनमें ही एक्ट करता है। अब बेटा अगर बात करें कि बेस्ड ऑन डिफरेंस इन सेल इन्वल्प एंड रिस्पॉन्स टू स्टेनिंग टेक्निक, तो सेल इन्वल्प में जो बेस्ड ऑन डिफरेंस जो सेल इन्वल्प में जो डिफरेंस आता है उसके बेसिस पे और स्टेनिंग टेक्निक जो वो क्या रिस्पॉन्ड करती हैं उसके बेसिस पे क्रिस्टन ग्राम ने बैक्टीरिया को 2 ग्रुप में क्लासीफाई किया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो स्टेन को रिटेन करते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं जो स्टेन को रिटेन नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर, अब सबसे पहले आपने बैक्टीरिया लिया उसको स्मीयर कर दिया बिखे मतलब उसको ना थिन कर लिया है ना। फिर आपने क्या करना उस बैक्टीरिया को हवा में ड्राई कर देना है। फिर आपने उसको क्रिस्टल वायलेट की स्टेन दे दी, ठीक है। अब आपने क्रिस्टल वायलेट की स्टेन दे दी उस बैक्टीरिया को, है ना। ये देखो बेटा आपने बैक्टीरिया को थिन किया, एयर से ड्राई किया,
क्रिस्टल वायलेट की स्टेन दी। अब आपने एक्स्ट्रा स्टेन को वॉश कर दिया, क्रिस्टल वायलेट की स्टेन दी, एक्स्ट्रा स्टेन वॉश कर दी, फिर आपने उसको जो है मोरडेंट से स्ट्रेन दी। मोरडेंट होता है आयोडीन, आयोडीन स्टेनिंग दी, ठीक है ना। फिर आपने उसको आयोडीन स्टेन मतलब जो है मोरडेंट जो है वो डाई को फिक्स रखता है, ठीक है ना। फिर आपने अल्कोहल से वॉश कर दिया, ठीक है ना। और फिर आपने अल्कोहल से वॉश कर दिया। तो जिसमें ऐसे बैक्टीरिया जिनमें क्रिस्टल वायलेट स्टेन रिटेन रहेगी वो ग्राम पॉजिटिव होते हैं, और जो अल्कोहल से वॉश करने के बाद कलरलेस हो गए वो ग्राम नेगेटिव होते हैं। अब जो कलरलेस थे उसमें आपने डाली सेफ्रानिन, ठीक है। तो जो कलरलेस थे उसमें उनमें सेफ्रानिन डाली, वो पिंक कलर के हो गए, तो इसका मीन्स कि वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया थे, ठीक है ना। तो ग्राम फिर आपने ना जब आपने मैंने बताया कि जब आप जिसने क्रिस्टल वायलेट स्टेन रिटेन कर ली वो ग्राम पॉजिटिव थे। अब आपने ग्राम पॉजिटिव को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो आपको कैसा स्ट्रक्चर देखने को मिला, आपको जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये सेल वॉल, थिक सेल वॉल देखने को मिली। थिक सेल वॉल क्यों थी, क्योंकि इनमें म्यूरिन का कंटेंट ज़्यादा था। इनमें म्यूरिन का कंटेंट जो वो 7 से 80% था, और LPS लेयर जो अब्सेंट थी, इनमें LPS लेयर अब्सेंट है, ठीक है ना। LPS लेयर अब्सेंट थी। आपको पता है लिपिड जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट अल्कोहल में डिज़ोल्व हो जाता है, ठीक है ना। लिपिड जो है आपको पता है कि जब अल्कोहल से वॉश किया तो आपको पता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड की बनी होती है और लिपिड अल्कोहल में डिज़ोल्व हो जाता है, ठीक है। लिपिड अल्कोहल में डिज़ोल्व हो जाता है, इसलिए लिपिड की जो लेयर है वो अल्कोहल में डिज़ोल्व होगी, इसलिए LPS सबसेट होता है। अब ग्राम नेगेटिव में देखो, ये देखो इसमें LPS लेयर प्रेजेंट है, लिपोपोलीसेकेराइड्स लेयर प्रेजेंट है, प्लाज्मा ये लिपोपोलीसेकेराइड लेयर, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सेल वॉल है, सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, इसमें म्यूरिन कंटेंट ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो देखो उनमें म्यूरिन कंटेंट ज़्यादा होता है, इनमें म्यूरिन कंटेंट कम होता है, 30 से 10%, ठीक है। समझ आ गया। अब आ गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है वो यूक्रियोटिक सेल के जैसे ही है, ठीक है ना। प्रोक्रियोटिक की प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी यूक्रियोटिक की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसमें भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, यूक्रियोटिक में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो वो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की कंप्लीट रिक्वायरमेंट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन को म्यूजोसोम बोलते हैं, और म्यूजोसोम जो है वो यूक्रियोटिक के माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करता है। मतलब जैसे यूक्रियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया करता है ना काम, रेस्पिरेशन करता है माइटोकॉन्ड्रिया यूक्रियोटिक का, रेप्लिकेशंस करता है, फिर इंजाइम्स देता है, सेल वॉल फॉर्मेशन करता है, सिक्रीशन करता है, सरफेस एरिया बढ़ाता है एंजाइम एक्शन के लिए या दूसरी एक्सटेंशंस के लिए। वैसे ही बेटा देखो, तो वैसे ही प्रोक्रियोटिक सेल में जो मीजोसोम होता है वो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, इंजाइम्स सिक्रीशन में हेल्प करता है, इंजाइम्स भी होते हैं मीजोसोम के ऊपर, ठीक है। सेल वॉल फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है मीजोसोम, सिक्रीशन में भी हेल्प करता है, सरफेस एरिया बढ़ाता है इंजाइम के एक्शन के लिए या दूसरे एक्सटेंशन के लिए। समझ आ गया। अब बेटा मीजोसोम्स जो है वो ट्यूब्स की फॉर्म में भी होते हैं, वेसिकल्स की फॉर्म में भी होते हैं, और लैमेले की फॉर्म में भी होते हैं। मीजोसोम ट्यूब की फॉर्म में भी होते हैं, वेसिकल मतलब बैग लाइक फॉर्म में भी होते हैं, और लैमेले की फॉर्म में भी होते हैं, ठीक है। जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी में दूसरी एक्सटेंशन प्रेजेंट होती है। ब्लू ग्रीन एल्गी में कौन सी एक्सटेंशन होती है, क्रोमेटोफोर होते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी जो हैं उनमें क्रोमेटोफोर होते हैं, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी में क्रोमेटोफोर होते हैं। क्रोमेटोफोर कलर देता है, क्रोमेटो जो कलर देता है, क्रोमेटो मीन्स होता है कलर, फोरमेन होता है पिगमेंट, ठीक है ना। तो जो पिगमेंट होगी वो फोटोसिंथेसिस की करती है, ठीक है ना, और क्रोमेटोफोर जो है वो मतलब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, ठीक है ना। समझ आ गया। अब बेटा बैक्टीरिया में जो है उस बैक्टीरिया के सरफेस में 3 स्ट्रक्चर होते हैं, फ्लैजिला, पिल्लाई और फिम्बरी, ठीक है। तो फ्लैजिला और पिल्लाई जो है वो मोटिलिटी में हेल्प करते हैं, फ्लैजिला मोटिलिटी में हेल्प करता है, पिल्लाई और फिम्बरी मोटिलिटी में हेल्प नहीं करते हैं, ठीक है ना। और बेटा यहाँ पे सीलिया जो है प्रोक्रियोटिक में कभी भी सीलिया नहीं पाए जाते हैं, प्रोक्रियोटिक में से हमेशा जो है वो यूक्रियोटिक में सीलिया पाए जाते हैं, प्रोक्रियोटिक में फ्लैजिला, पिली और फिम्बरी पाए जाते हैं। अगर आपके बैक्टीरिया में फ्लैजिला प्रेजेंट होगा तो वो मोटाइल होगा, अगर फ्लैजिला एब्सेंट होगा तो वो नॉन मोटाइल होगा, ठीक है ना। फ्लैजिला किससे बना होता है, फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना होता है,
फ्लैजिला जो है वो इट इज़ हेलिकली अरेंज्ड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इट इज़ हेलिकली अरेंज्ड प्रोटीन मॉलिक्यूल। फ्लैजिला के 3 पार्ट होते हैं, देखो बेसल बॉडी, हुक, फिलामेंट। फिलामेंट लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है, ये देख सकते हो, ये जो है बेसल बॉडी है, ठीक है। फ्लैजिला कैसे बनता है, ये बेसल बॉडी है, सॉरी ये बेसल बॉडी है, ये जो है वो हुक है, और ये जो है वो फिलामेंट है। ये बेसल बॉडी है, ये हुक है, ये फिलामेंट है, ठीक है ना। बेसल बॉडी से क्या निकलता है, ये बेसल बॉडी है, हुक है, फिलामेंट है। बेसल बॉडी से क्या निकलता है, फ्लैजिला निकलता है। ये बेसल बॉडी के अंदर इनर मोस्ट रिंग है, जैसे ये जो है इनर मोस्ट रिंग है, ठीक है। अब आगे जो है बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट, ठीक है। तो फ्लैजिला जो है वो सेल वॉल की, बेटा ये पूछ लेते हैं, फ्लैजिला सेल वॉल की एक्सटेंशन है, ठीक है ना। और ये पिलाई और फिम्बरी में क्या डिफरेंस है, पिलाई में पिलिन प्रोटीन होती है, और पिलाई जो है हमेशा मेटिंग और कॉन्जुगेशन में हेल्प करती है, और फिम्बरी जो ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं जो कि स्प्राउट आउट ऑफ द सेल, ये जो है फिम्बरी जो है वो सेल से बाहर निकलते हैं, फिम्बरी जो होते हैं, ठीक है ना, और ये अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। तो फिम्बरी ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो स्प्राउट होते हैं आउट ऑफ द सेल फॉर अटैचमेंट, तो फिम्बरी अटैचमेंट में हेल्प करती है। पिलाई जो है वो मेटिंग और कॉन्जुगेशन में हेल्प करती है, एंड इट इज़ द प्रिमिटिव सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये है आगे राइबोसोम। राइबोसोम मेम्ब्रेन लेस होता है, राइबोसोम स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल होती है, प्रोटीन की फैक्ट्री है, ये प्रोटीन बनाती है। राइबोसोम का साइज़ कितना है, 15/20, ठीक है ना, इतना साइज़ होता है। और राइबोसोम में टीआरएनए होता है, प्रोटीन होती है, नहीं राइबोसोम में राइबोसोमल आरएनए होता है, प्रोटीन होती है। तो प्रोकैरियोटिक के राइबोसोम जो होता है वो राइबोसोमल आरएनए होता है और प्रोटीन होती है, और प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है, ठीक है। 70s राइबोसोम जो है वो उसके 2 सब यूनिट होते हैं, स्मॉलेस्ट सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट। स्मॉलेस्ट सब यूनिट जो होता है वो 30s होता है, और लार्जर सब यूनिट 50s होता है। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, अब बेटा जहाँ पे 4 सेल ऑर्गेनेलिस का फंक्शन कोऑर्डिनेट हो उसको बोलते हैं। तो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स, वैक्यूल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी, लाइसोसोम, वैक्यूल। तो ये बेटा ये आपके सिंगल मेम्ब्रेन है, ये क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। तो ये सिंगल मेम्ब्रेन जो वो ये 4 ऑर्गेनेल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी, लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स, ये सिंगल मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब आपकी जो माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, पेरोक्सीसोम्स है, ये बेटा डबल मेम्ब्रेन सिस्टम है, ये एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम नहीं बनाती है। ये आप देख सकते हो एंडो मेम्ब्रेन का, ये देखो ये है आपका न्यूक्लियस, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है, ये वेसिकल निकले, ठीक है। अब ये वेसिकल्स है, ये मैच्योर वेसिकल्स है ना, ये वेसिकल्स है, और ये क्या है, ये लाइसोसोम्स है, ठीक है ना, ये लाइसोसोम्स है। ये वेसिकल है इंजाइम वाला, इसमें इंजाइम्स भरे हैं, ये मैच्योर वेसिकल्स है, और ये इंजाइम वाला वेसिकल है, ये बेस्ड वाला वेसिकल है, और इसमें ये मैच्योर वाला ये इंजाइम वाला वेसिकल है, ये बेस्ड वाला वेसिकल है, और ये मैच्योर वेसिकल्स है, ठीक है ना। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये वेसिकल्स है, और ठीक है ना, ये देखो यहाँ पे देखो बेटा, ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस है। अब ये क्या है, ये आप देख सकते हो, ये आपको यहाँ पे क्रिस्टे दिख रहे हैं, ट्यूब्यूल, ये आपको क्रिस्टे दिख रहे हैं, ये ट्यूब्यूल्स दिख रहे हैं, ये बेसिकल्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बता रही हूँ। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो क्रिस्टे की फॉर्म में होता है, ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में होता है, और बेसिकल्स की फॉर्म में होता है। तो जो आपके ये सिस्टर ने, अब सिस्टर ने क्या होता है, सिस्टर ने जिनमें 80s राइबोसोम प्रेजेंट हो, और जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ठीक है। राइबोफोरिन जो है ये हेल्प करता है अटैचिंग राइबोसोम टू सिस्टर्ने, ठीक है ना। तो देखो बेटा यहाँ पे देखो, ये जो है ये सिस्टर्ने है, सिस्टर्ने क्या होता है, ये सिस्टर्ने है, सॉरी ये ये सिस्टर्ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है सिस्टर्ने की फॉर्म में, और इसमें इसके ऊपर क्या, सिस्टर्ने के ऊपर क्या 80s राइबोसोम प्रेजेंट है।
जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ठीक है ना। और राइबोफोरिन जो है ये मतलब जो है ये राइबोफोरिन क्या काम करता है, राइबोफोरिन का काम है ये एटीएस राइबोसोम को सिस्टरने में अटैच कर रहा है, ये एटीएस राइबोसोम को सिस्टरने में अटैच कर रहा है, ठीक है। अब आगे है जहाँ पे आपको कोई भी राइबोसोम नहीं दिख रहा है वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जहाँ पे आपको सिस्टरने में राइबोसोम अटैच दिख रहा है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है ना। अब ट्यूब्यूल्स, ये देखो बेटा ये क्या है, सिस्टरने, ये देखो ये लार्जेस्ट सब यूनिट है, ये स्मॉलेस्ट सब यूनिट है, ठीक है ना। अब सिस्टरने में राइबोसोम किसके द्वारा अटैच है, ये देखो सिस्टरने में राइबोसोम जो है वो राइबोफोरिन यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन से द्वारा अटैच है, ठीक है। अब आगे है ट्यूब्यूल्स जो होते हैं जिन उनमें मतलब राइबोसोम्स, ये ट्यूब्यूल्स में आपको राइबोसोम नहीं दिखेंगे, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये ट्यूब्यूल्स जो है ये क्या करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, इसका क्या काम है, ये लिपिड और स्टीरोल को बनाता है, ठीक है ना। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, ये इंटरसेलुलर स्पेस को डिवाइड करता है दो डिस्टिंक्ट कंपोनेंट में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो ये जो इंटर सेल के अंदर का स्पेस है ना, ये सेल के अंदर का स्पेस है, इनको डिवाइड कर रहा है दो डिफरेंट कंपोनेंट में। पहला है ल्यूमिनल कंपार्टमेंट और दूसरा है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, ठीक है ना। तो ल्यूमिनल कंपार्टमेंट क्या होता है, ल्यूमिनल कंपार्टमेंट जो है वो ये इंटरनल स्पेस है जो कि इनक्लोज बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन। ल्यूमन एक खाली जगह जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन के द्वारा ये स्पेस जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन द्वारा इनक्लोज्ड है, क्लियर हो गया। और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट क्या होता है, ये स्पेस जो है ये आउटसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है ना। तो ये देखो ये ल्यूमन है, स्पेस इनक्लोज बाई मेम्ब्रेन, तो उसको बोलते हैं ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, ठीक है ना। और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट होता है जो स्पेस आउटसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये देखो ये एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट आउटसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे टाइप्स, अब अगर हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स, तो ये रेटिकुलम टू टाइप के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कोई भी राइबोसोम नहीं होता, इसको ए ग्रेनुलर बोलते हैं। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम प्रेजेंट होता है इसलिए इसको ग्रेनुलर बोलते हैं, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ वाला जो है वो लिपिड और स्टीरोल को बनाता है, ये प्रोटीन को बनाता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मसल्स प्रेजेंट होती है, ये जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो मसल में प्रेजेंट होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फॉर्म में, ठीक है ना। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इट इज़ कंटिन्यूस विद आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, ये देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इट इज़ कंटिन्यूस विद आउटर, ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है इसके साथ ये एसोसिएट है, ठीक है ना। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मसल में प्रेजेंट होता है जिसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है मसल्स में प्रेजेंट होता है। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मसल कॉन्ट्रैक्शन करता है वाई रिलीज एंड अपटेक ऑफ कैल्शियम, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, वाई रिलीज एंड अपटेक ऑफ कैल्शियम, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, रिलीज़ करता है कैल्शियम को, अपटेक करता है कैल्शियम को, और जो कि मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन करता है ड्रग की, ठीक है, अल्कोहल की डिटॉक्सिफिकेशन करता है, पोल्यूटेंट की डिटॉक्सिफिकेशन करता है। तो ये ना डिटॉक्सिफिकेशन करता है ड्रग्स की, अल्कोहल की और पोल्यूटेंट की, किसके द्वारा, साइटोक्रोम P450 इंजाइम, साइटोक्रोम P450 इंजाइम, ठीक है, अल्कोहल, ड्रग और पोल्यूटेंट की डिटॉक्सिफिकेशन करता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस की डिस्कवरी कैमिलो गोल्जी ने की थी। ये एक डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस के अराउंड। तो न्यूक्लियस के अराउंड जो है ये देख सकते हैं गोल्जी का आप स्ट्रक्चर, तो ये न्यूक्लियस के अराउंड डेंसली स्टेन होती है, ये रेटिकुलर, ये देखो रेटिकुलर स्ट्रक्चर है ना, न्यूक्लियस के अराउंड होता है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के यहाँ ना। तो यहाँ पे देख सकते हो
तो प्लांट सेल की गोल्जी में डिक्टियोसोम प्रेजेंट होता है। यूक्रियोटिक में गोल्जी प्रेजेंट होती है ओनली। एक्सेप्शन क्या है, जो मैच्योर सीव ट्यूब होते हैं या मैच्योर मेमेलियन आरबीसी होती है या स्पर्म, इनमें न्यूक्लियस डीजनरेट हो जाता है क्योंकि इनमें गोल्जी अब्सेंट होती है। तो मैच्योर सीव ट्यूब में और मैच्योर सीव ट्यूब में और मैच्योर मेमेलियन आरबीसी में, मैच्योर सीव ट्यूब में, मैच्योर मेमेलियन आरबीसी में न्यूक्लियस डीजनरेट होता है क्योंकि गोल्जी अब्सेंट होती है। ब्रायोफाइटा के स्पर्म में और टेरिडोफाइटा के स्पर्म में गोल्जी अब्सेंट होती है। मैंने क्या बोला, यूक्रियोटिक में गोल्जी प्रेजेंट होती है, लेकिन ऐसे यूक्रियोटिक जिनमें गोल्जी अब्सेंट होती है, ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट के स्पर्म में गोल्जी अब्सेंट होती है। आरबीसी मैच्योर ममेलियन आरबीसी में गोल्जी अब्सेंट होती है। मैच्योर सीव ट्यूब में गोल्जी अब्सेंट होती है और न्यूक्लियस डीजनरेट होता है। तो बच्चे याद रखना। आगे है गोल्जी अपरेटस, जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल में अब्सेंट होते हैं। ये आप देख सकते हो गोल्जी का ये सिस फेस है, ये जो है कन्वेक्स फेस बना रहा है, ठीक है। ये सिस्टर्ने है, इसमें राइबोसोम्स नहीं है। ये देखो ये न्यूली, अब ये देखो गोल्जी, ये नया वेसिकल बन रहा है, ये मैच्योर वेसिकल्स बन रहा है, ठीक है। और ये जो है सिक्रीटरी है, ठीक है। मतलब ये वेसिकल्स गोल्जी से वेसिकल्स सिक्रीट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये मैच्योर ये जो है ये देख सकते हो आप, ये यहाँ पे जो है वेसिकल सिक्रीट हो रहे हैं। ये नया वेसिकल बना, ये नया वेसिकल है, ये जो है मैच्योर वेसिकल है और ये सिक्रीटरी है, ठीक है। सिस्टर्ने में राइबोसोम्स नहीं होते। अब यहाँ पे देख सकते हो सिस्टर्ने में राइबोसोम, आपको पता है यहाँ पे राइबोसोम नहीं होते हैं सिस्टर्ने में, गोल्जी के सिस्टर्ने में राइबोसोम नहीं होते हैं। ये जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह ही दिख रहे हैं। ये फ्लैट सैक लाइक का स्ट्रक्चर है। इनका नंबर वेरी करता है 4 से 8 तक, 1 2 3 4, ये 4 से 8 तक वेरी करता है इनका सिस्टर्ने का। और बेसिकल्स जो है वो ये बेसिकल जो है वो लाइसोसोम की तरह बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। और बेटा अगर आप फंगस में बात करेंगे तो फंगस में एक सिस्टर्ने वाली गोल्जी होती है। वैसे गोल्जी जो है वो 4 से 8 होती है, लेकिन फंगस में एक सिस्टर्ने वाली गोल्जी होती है। अब गोल्जी बॉडी जो है ना वो सेल का पोस्टमैन है, पोस्ट ऑफिस है सेल का। क्योंकि गोल्जी क्या करता है, गोल्जी प्रोसेसिंग करता है, ठीक है। प्रोसेसिंग करता है, फिर पैकेजिंग करता है, फिर पहले उसने प्रोसेसिंग, जो भी मटेरियल बना उसकी प्रोसेसिंग करनी है ना, वो मटेरियल बनेगा, फिर उसको पैक करना, फिर उसका ट्रांसपोर्ट करना इंट्रासेलुलर टारगेट, ठीक है ना। फिर वो सिक्रीशन निकलती है सेल्स, आउट ऑफ द सेल सिक्रीशन निकलती है, ठीक है ना। तो समझ आ गया। ठीक है। तो बेटा गोल्जी से क्या होता है कि प्रोसेसिंग होती है, ट्रांसपोर्ट बेसिकल्स, जो ये देखो ये ट्रांसपोर्ट बेसिकल्स कहाँ से निकले, ट्रांसपोर्ट बेसिकल गोल्जी से निकले। ये ट्रांसपोर्ट बेसिकल्स जो है वो इनकी प्रोसेसिंग हो रही है। ये जो ट्रांसपोर्ट बेसिकल है इनकी प्रोसेसिंग कहाँ पे हुई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हुई, ठीक है। फिर ये क्या कर रहे हैं, ये सिक्रीशन हो रही है, सिक्रीशन हुई, फिर क्या हुआ, सिक्रीशन हुई, फिर एक्रोसोम जो होता है बेटा देखो, एक्रोसोम क्या होता है, एक्रोसोम जो आप स्पर्म नहीं होता, जो स्पर्म होता है, स्पर्म का जो हेड होता है ना उसका जो टिप होता है वहाँ पे होता है एक्रोसोम, और एक्रोसोम में मॉडिफाइड गोल्जी होती है। अब ये एक्रोसोम जो है वो इंजाइम अब ये मॉडिफाइड गोल्जी क्या करेगी, सिक्रीट इंजाइम फॉर डाइजेशन ऑफ एग मेम्ब्रेन। तो मॉडिफाइड गोल्जी क्या करती है, ये इंजाइम को रिलीज़ करती है जिससे कि एग मेम्ब्रेन सिक्रीशन होती है, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला कि एक्रोसोम कहाँ पे होते हैं, स्पर्म के हेड के टिप में होते हैं, और ये एक्रोसोम जो है वो इंजाइम रिलीज़ करती है जिससे एग मेम्ब्रेन डिसॉल्व होती है और स्पर्म जो है वो एग में एंटर करता है। तो एक्रोसोम में मॉडिफाइड गोल्जी बॉडी होती है जो कि इंजाइम रिलीज़ करती है जिससे एग मेम्ब्रेन डाइजेस्ट होता है, और जो है फर्टिलाइजेशन स्पर्म एंटर करता है एग में और फर्टिलाइजेशन होती है। और क्या करता है ये गोल्जी लिपिड की मॉडिफिकेशन करता है जिसको ग्लाइकोसाइडेशन बोलते हैं,
और लिपिड और कार्बोहाइड्रेट की करता है उसको, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट की तो ग्लाइकोलिपिड होता है। लिपिड की मॉडिफिकेशन करता है जब गोल्जी, तो उसको ग्लाइकोसाइडेशन बोलते हैं। अब जब प्रोटीन की मॉडिफिकेशन करता है तो ग्लाइकोसाइलेशन, लिपिड की करे तो ग्लाइकोसाइडेशन, प्रोटीन की करे तो ग्लाइकोसाइलेशन, ठीक है ना। और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। लिपिड और कार्बोहाइड्रेट को बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। अब डीएनए टू डीएनए रेप्लिकेशन होती है, डीएनए टू आरएनए ट्रांसक्रिप्शन होती है, आरएनए टू प्रोटीन ट्रांसलेशन होता है। तो बेटा ये था आपका गोल्जी। तो गोल्जी में मैंने आपको बताया क्या क्या होता है। सबसे पहले प्रोसेसिंग होगी, फिर जो प्रोसेसिंग होगी, फिर पैकेजिंग होगी। अब पैकेजिंग होगी फिर ट्रांसपोर्ट होगा, मतलब कि है ना। फिर जो है इंटरसेलुलर टारगेट में फिर सिक्रीशन होगी आउट ऑफ द सेल, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने बताया कि पहले प्रोसेसिंग, फिर सिक्रीशन, ठीक है। फिर मैंने बोला कि एक्रोसोम जो है वो गोल्जी बॉडी का बना होता है, ठीक है। एक्रोसोम जो है वो एक्रोसोम में गोल्जी होती है, फिर वो इंजाइम रिलीज़ करेगी जिससे एग मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो जाएगी और स्पर्म एंटर करेगा एग में और फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। और गोल्जी जो है वो मॉडिफिकेशन करता है लिपिड में, प्रोटीन में मॉडिफिकेशन करता है, लिपिड में मॉडिफिकेशन करे तो ग्लाइकोसाइडेशन, प्रोटीन में करेगा तो ग्लाइकोसाइलेशन। अब नेक्स्ट है आरएनए। 3 टाइप के होते हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसपोर्ट आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। ये देखो ये धागा जैसा मैसेंजर आरएनए, इसके ऊपर राइबोसोम है तो ये पॉलीसोम बन गया। जब मैसेंजर आरएनए के ऊपर राइबोसोम्स लग जाते हैं तो वो पॉलीसोम बनता है, उसको पॉलीराइबोसोम भी बोलते हैं। अब पॉलीराइबोसोम क्या करता है, ये मैसेंजर आरएनए जो है इसको ये ट्रांसलेट करता है मैसेंजर आरएनए को प्रोटीन बनाता है, ठीक है। अब गोल्जी जो है ये क्या करता है, गोल्जी क्या काम करता है, गोल्जी जो है वो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन करता है, ठीक है। ये मतलब पोस्ट मतलब कि ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन करता है, मतलब ये जो है आरएनए से प्रोटीन बनाता है, ठीक है ना। उसमें जो आरएनए से प्रोटीन बनती है उसकी मॉडिफिकेशन करता है। गोल्जी को ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन करता है प्रोटीन की, ठीक है। और प्रोटीन की को ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन करता है और गोल्जी जो है वो सीक्रेट करता है म्यूसिलेज को। अब ये केमिकल को सीक्रेट करेगा, चिपचिपा म्यूसिलेज सीक्रेट करेगा एट रूट की टिप में। तो गोल्जी जो है वो रूट की टिप में जो है म्यूसिलेज को सीक्रेट करता है और उस म्यूसिलेज में जो है गोल्जी बड़ी ज़्यादा होती है और वो म्यूसिलेज जो है वो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है रूट टिप को, जिससे जो है वो रूट जो है सॉइल में पेनिट्रेट करती है स्मूथली, ठीक है। ये हमारा गोल्जी कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे लाइसोसोम्स। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। लाइसोसोम स्फेरिकल स्ट्रक्चर होते हैं। लाइसोसोम क्या है, ये इसमें गोल गोल स्ट्रक्चर होते हैं जो सिंगल मेम्ब्रेन द्वारा बाउंड होते हैं, ठीक है। लाइसोसोम जो होते हैं इसमें बहुत सारे पावरफुल हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं और ये एंजाइम जो है वो लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन करते हैं। लाइसोसोम एक पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेली है, इसकी कई फॉर्म्स हैं, प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, रेजिड्यूल बॉडी और ऑटोफेगोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, डाइजेस्टेड वैक्यूल्स और हीट्रोफेगोसोम। तो सेकेंडरी लाइसोसोम क्या है, डाइजेस्टेड वैक्यूल, डाइजेस्टेड वैक्यूल क्या है, सेकेंडरी लाइसोसोम, डाइजेस्टेड वैक्यूल क्या है, सेकेंडरी लाइसोसोम और हीट्रोफेगोसोम, हीट्रोफेगोसोम। तीसरा है रेजिड्यूल बॉडी, चौथा है तीसरा क्या, रेजिड्यूल बॉडी, ये डाइजेस्टेड वैक्यूल है, सेकेंडरी लाइसोसोम है और हीट्रोफेगोसोम है। तीसरा है रेजिड्यूल बॉडी, चौथा है ऑटोफेगोसोम, चौथा क्या है, तीसरा रेजिड्यूल बॉडी है और चौथा ऑटोफेगोसोम। और ये जो है वो पॉलीमॉर्फिज्म एग्जिबिट करता है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, इन सभी को जो है डाइजेस्ट करता है। इसमें 50 पावरफुल एंजाइम होते हैं, ठीक है। और बेटा ये जो है ना कब वर्क करते हैं एंजाइम, एसिडिक पीएच पे वर्क करते हैं, ठीक है ना। और ये क्या करते हैं, ये अब बेटा देखो प्रोटॉन जो है वो सेल के अंदर पंप होगी, है ना। और
अब आगे देखो, प्राइमरी लाइसोसोम जो है वो न्यूली फॉर्म्ड है। प्राइमरी लाइसोसोम जो है वो न्यूली फॉर्म्ड है और ये जो है इनएक्टिव एंजाइम है, ठीक है। प्राइमरी लाइसोसोम जो है वो न्यूली फॉर्म्ड है और ये एक इनएक्टिव एंजाइम है, ठीक है ना। ये देखो, ये आपका प्राइमरी, ये देखो ना, ये मेम्ब्रेन है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये वेसिकल्स की फॉर्म में, ये सिस्टर्नी की फॉर्म में, है ना। अब इस लाइसोसोम्स ने जो है वो प्राइमरी लाइसोसोम, ये देखो बेटा, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टर्नी की फॉर्म में, ये ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में। अब वेसिकल्स जो है मैच्योर हुआ तो ये नया ये प्राइमरी लाइसोसोम्स है, ठीक है ना। तो प्राइमरी लाइसोसोम जो है वो न्यूली फॉर्म्ड है और ये एक इनएक्टिव एंजाइम है, ठीक है। सेकेंडरी लाइसोसोम्स, अब जो ये देखो, ये सेकेंडरी लाइसोसोम है और ये क्या है, ये जो है पिन्नोसोम है, ठीक है। सेकेंडरी लाइसोसोम, पिन्नोसोम और फैगोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम जो है वो प्राइमरी लाइसोसोम, पिन्नोसोम और फैगोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम, पिन्नोसोम, फैगोसोम से बना है और ये एक एक्टिव एंजाइम है, ठीक है। अब रेजिड्यूल बॉडी जो है ये किससे बनी है, रेजिड्यूल बॉडी, रेजिड्यूल बॉडी सेकेंडरी लाइसोसोम से बनी है और अनडाइजेस्टेड फूड से बनी है, ठीक है ना। अनडाइजेस्टेड फूड से बनी है। अनडाइजेस्टेड फूड मतलब इसको एक्सोसाइटोसिस और सेल वॉमिटिंग भी बोलते हैं। अब ऑटोफैगोसोम, अब लाइसोसोम ने क्या किया कि खुद के सेल को ही डाइजेस्ट कर लिया, तो इसको बोलते हैं ऑटोफैगोसोम। तो बेटा जो टेडपोल लार्वा होता है ना फ्रॉग का, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि टेडपोल लार्वा होता है ना फ्रॉग का, इसमें लाइसोसोम्स होता है और ये इसकी टेल को डाइजेस्ट कर लेता है। जब टेडपोल लार्वा से फ्रॉग बनता है ना, फ्रॉग बनता है तो लाइसोसोम क्या करता है, जब फ्रॉग बनता है तो लाइसोसोम उसकी टेल को डाइजेस्ट कर लेता है। तो ऑटोफैगोसोम क्या होता है, जो लाइसोसोम ने खुद के सेल को डाइजेस्ट कर लिया, यानी कि लाइसोसोम ने इसकी लार्वा की टेल को डाइजेस्ट कर लिया जिससे फ्रॉग बन गया। अब मैंने आपको बताया कि सेकेंडरी लाइसोसोम किससे बनता है, पिन्नोसोम, फैगोसोम और प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम न्यूली फॉर्म्ड लाइसोसोम है और ये इनएक्टिव एंजाइम है। पिन्नोसोम क्या होता है, अब बेटा जब लिक्विड फूड पार्टिकल्स जो है, जब ये फूड वैक्यूल में स्टोर हो जाएंगे पिन्नोसाइटोसिस, और जब सॉलिड फूड पार्टिकल जो है इस फैगोसोम में स्टोर हो जाएंगे तो फैगोसोम, ठीक है, क्लियर हो गया। और ये एक्सोसाइटोसिस क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड का बाहर निकलना, सेल वॉमिटिंग, ठीक है, ये एक्सोसाइटोसिस है। समझ आ गया। अब बेटा सेकेंडरी लाइसोसोम के साथ जो है, जब पिन्नोसोम और प्राइमरी लाइसोसोम के साथ जब पिन्नोसोम फैगोसोम जुड़ जाते हैं तो एक्टिव एंजाइम बनता है जिसको सेकेंडरी लाइसोसोम्स बोलते हैं, ठीक है। अब वैक्यूल्स क्या है, वैक्यूल एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है जो सिंगल मेम्ब्रेन द्वारा कवर्ड है जिसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं। ये टोनोप्लास्ट, ये वैक्यूल की मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। ये जो है सिर्फ सिलेक्टिव सोल्यूट को ही अलाउ करती है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। ये जो है टोनोप्लास्ट वैक्यूल की मेम्ब्रेन है, ये सिलेक्टिव सोल्यूट को ही अलाउ करेगी और ये अलाउ करेगी मटेरियल टू पास बाई, और ये जिस मटेरियल को अलाउ करेगी वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट द्वारा पास होगा। प्लांट में 90% वैक्यूल प्लांट में जो है 90% ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड होता है वैक्यूल के द्वारा। ये देखो, ये वैक्यूल्स में वाटर होता है, सैप होते हैं, वेस्ट होते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं, इस सभी को क्या बोलते हैं, सेल सैप। और ये वैक्यूल की मेम्ब्रेन टोनोब्लास्ट, ठीक है। 3 टाइप के वैक्यूल होते हैं जिसको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, फूड वैक्यूल, गैस वैक्यूल, जिसको स्यूडो वैक्यूल बोलते हैं, ट्रू वैक्यूल। तो बेटा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अमीबा के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है वो डाइजेशन करते हैं, एक्सक्रीशन के लिए होते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं, डाइजेशन, एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है ये कंट्रोल और रेगुलेट ऑस्मोटिक एक्सपेंशन ऑफ सेल। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कंट्रोल, रेगुलेट ऑस्मोटिक एक्सपेंशन ऑफ सेल, ठीक है। तो ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। फूड वैक्यूल जो है वो प्रोटिस्टा में पाए जाते हैं, बेटा याद रखना, प्रोटिस्टा जो होते हैं उनमें फूड वैक्यूल पाए जाते हैं, जो अमीबा वगैरह होते हैं ना। गैस वैक्यूल, स्यूडो वैक्यूल जो होते हैं वो मेम्ब्रेन लेस होते हैं। ये बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी में पाए जाते हैं। गैस वैक्यूल्स मेम्ब्रेन लेस होते हैं, ये बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी में पाए जाते हैं।
बैक्टीरिया में पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है ना। तो बैक्टीरिया में गैस वैक्यूल पाए जाते हैं। ट्रू वैक्यूल जो हैं वो प्लांट में पाए जाते हैं, गैस वैक्यूल बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, फूड वैक्यूल अमीबा में पाए जाते हैं, फूड वैक्यूल प्रोटिस्टा में पाए जाते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अमीबा में पाए जाते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है सेल का। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी प्रोडक्शन करता है। माइटोकॉन्ड्रिया 0.2 से 1 मिलीमीटर होता है और डायमीटर होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया की लेंथ 1 से 4.1 होती है, 1 से 4.1 मिलीमीटर लेंथ होती है, और डायमीटर 0.2 से 1 मिलीमीटर। तो मैंने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसका डायमीटर 0.2 से 1 मिलीमीटर होता है, लेंथ 1 से 4.1 मिलीमीटर होती है। अब नंबर डिपेंड करता है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल और एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ सेल के ऊपर। ये डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलिज है, ये जो है वो डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलिज है, ठीक है। अब इसकी शेप जो है वो कैसी होती है, सिलेंड्रिकल होती है, सॉसेज शेप की होती है। ये ऑर्गेनेली जो है डबल मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये इसमें आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन पाई जाती है। इसकी शेप सिलेंड्रिकल होती है, सॉसेज होती है। ये जो है वो कैसी स्टेन जो लेती है, जैनस ग्रीन स्टेन लेती है, जो कि एक वाइटल स्टेन होती है। इट इज़ नॉट ईजिली विजिबल, इसको माइक्रोस्कोप के नीचे आसानी से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। अब इसका जो स्ट्रक्चर देखो, ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये जो है इनर, ये जो है ये देखो आप देख सकते हो, ये इनर मेम्ब्रेन है। और ये जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। इनर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ठीक है। ये देखो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में क्रिस्टे लगे हुए हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो सिंगल सर्कुलर डीएनए है, और यहाँ पे 70s राइबोसोम्स है, सिंगल सर्कुलर डीएनए, सिंगल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है, यहाँ पे 70s राइबोसोम्स है। और ये क्रिस्टे लगे हुए हैं, ये जो डॉट जैसे हैं, ये 0 जैसे हैं। ये F0 से F1 पार्टिकल है, इनको एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी बोलते हैं, इनको ऑक्सीसोम भी बोलते हैं, इनको जो है फर्नांडीज और मोरेन के पार्टिकल भी बोलते हैं, इनको फर्नांडीज और मोरेन के पार्टिकल भी बोलते हैं, इनको ऑक्सीसोम भी बोलते हैं, इनको एलिमेंट्री पार्टिकल भी बोलते हैं, इनको क्रिस्टे भी बोलते हैं। इनमें सिंगल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होते हैं, इनमें 70s राइबोसोम्स भी होते हैं। क्लियर हो गया। अब जो है हम इसकी माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन को ध्यान से देखेंगे। ये देखो, ये आउटर मेम्ब्रेन है, और आउटर मेम्ब्रेन में पोरिन पाई जाती है। ये आउटर सरफेस है आउटर मेम्ब्रेन का, ठीक है। और ये जो है वो इनर मेम्ब्रेन है, जो कि अंदर को इन्वेजिनेट है, और इनर मेम्ब्रेन में क्रिस्टे पाए जाते हैं, F0 F1 पार्टिकल पाए जाते हैं। ये देखो, ये क्रिस्टे के बीच में ये क्या है, रेस्पिरेटरी चेन है, रेस्पिरेटरी एंजाइम है। और ये जो है ये इनर मेम्ब्रेन का इनर सरफेस है, और इसमें जो है एंजाइम्स, ये इनर मेम्ब्रेन के यहाँ पे इनर सरफेस में एंजाइम्स एम्बेडेड हैं, जो कि रेस्पिरेशन के लिए होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये है आपका, ये क्रिस्टे, ये बेस है, ये क्या है, ये स्टाक है, और ये हेड है जिसको F1 बोलते हैं। अब ये क्रिस्टे का ये जो हेड है, ये क्या करता है, ये एडीपी के साथ इनऑर्गेनिक फास्फेट जुड़ा, और ये एटीपी में चेंज हुआ। ये एनर्जी करेंसी है सेल की, ठीक है ना। तो ये मैंने क्या बोला, ये जैसे देखो, ये यहाँ पे इंजाइम्स होते हैं, ये इंजाइम ने क्या किया, इंजाइम की प्रेजेंस में एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फोस जुड़ के एटीपी बनाया, जो कि एनर्जी करेंसी थे सेल की, ठीक है। ये एटीपी सिंथेसिस करते हैं, ये इंजाइम जो है वो एटी सिंथेटेज इंजाइम है। तो हेड में जो है वो F1 जो है, F1 में F1 जो कि हेड है, ये एटीपी सिंथेटेज की इंजाइम है। एडीपी इनऑर्गेनिक फास्फोस से एटीपी बनता है, जो एनर्जी करेंसी ऑफ सेल है। एटीपी फॉर्मेशन कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, जिसको जब एटीपी फॉर्मेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो उसको
ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन बोलते हैं। तो ये एटीपी यहीं पर बनती है। यहाँ पे कौन सा एंजाइम होता है? एटीपी सिंथेटेज एंजाइम होता है जो एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फोस को जोड़ता है और एटीपी बनाता है जो एनर्जी करेंसी है सेल की। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो फिजन द्वारा डिवाइड होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्या होता है? डीएनए होता है, आरएनए होता है। जो इनर कंपार्टमेंट है यहाँ पे मैट्रिक्स है, यहाँ पे डीएनए होता है, आरएनए होता है, राइबोसोम्स होते हैं। और मैट्रिक्स में ही इन माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ही इंजाइम्स पाए जाते हैं क्रब साइकिल और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के लिए। अब माइटोकॉन्ड्रिया की बाहर वाली मेम्ब्रेन में हमने क्या देखा था? पोरिन देखे थे। ये देखो, ये बाहर वाली मेम्ब्रेन में हमने पोरिन देखे, बाहर वाली मेम्ब्रेन में पोरिन देखे, अंदर वाली मेम्ब्रेन में पोरिन अब्सेंट थे। बाहर वाली मेम्ब्रेन में क्रिस्टे अब्सेंट थे, अंदर वाली मेम्ब्रेन में क्रिस्टे प्रेजेंट थे। और ये क्रिस्टे क्या है? क्रिस्टे जो है वो ये एक ऐसी साइट है जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है जहाँ पे। तो हमने देखा था ना, यहाँ पे क्या हुआ? रिडक्शन हुई है ना। यहाँ पे क्या हुआ कि कौन सा एंजाइम था? एटीपी सिंथेटेज की एंजाइम की प्रेजेंस में यहाँ पे क्या हुआ? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन हुई। ठीक है। और ये आउटर मेम्ब्रेन मोर परमिएबल होती है, ये लेस परमिएबल होती है। ठीक है ना। तो क्रिस्टे यहाँ पे प्रेजेंट है इनर मेम्ब्रेन में, जिससे सरफेस एरिया बढ़ा और एफिशिएंट वर्क करने के लिए। अब यहाँ पे एंजाइम्स कम होते हैं आउटर मेम्ब्रेन में। इनर मेम्ब्रेन में एंजाइम्स एंड इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन कैरियर मतलब ईटीएस। ठीक है। तो इनर मेम्ब्रेन में एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं, इनर मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन कैरियर भी प्रेजेंट होते हैं। फंक्शन क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट है। माइटोकॉन्ड्रिया मसल कंट्रैक्शन में भी हेल्प करती है। माइटोकॉन्ड्रिया नर्व सिग्नल और इम्पल्स कंडक्शन में भी हेल्प करती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया नर्व सिग्नल इम्पल्स कंडक्शन में हेल्प करती है, माइटोकॉन्ड्रिया मसल कंट्रैक्शन में हेल्प करती है, और माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। प्लास्टिड एक डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेली है। प्लास्टिड हाइयर प्लांट में होती है। प्लास्टिड आपको डाइएटम, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड में देखने को मिलती है। प्लास्टिड डाइएटम, डाइनोफ्लैजिलेट और यूग्लिनॉइड में प्रेजेंट होती है। प्लास्टिड स्टोरेज का काम करती है, सिंथेसिस का काम करती है। प्लास्टिड 3 टाइप की है। ल्यूकोब्लास्ट क्या होते हैं? जिनमें ग्रेना नहीं होता है वो ए ग्रेनम होते हैं। ल्यूकोब्लास्ट वाइट कलर के होते हैं, इनमें पिगमेंट नहीं होती है, तो ये जो है वो कलरलेस होती है। ठीक है ना। तो क्योंकि ये ए ग्रेनम होते हैं, इनमें ग्रेना नहीं होते हैं ल्यूकोब्लास्ट में। अब ये क्या है? ये इंटर कन्वर्टिबल होती है तीनों फॉर्म से, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में कन्वर्ट होती है। ल्यूकोब्लास्ट क्या करते हैं? फैट, स्टार्च और प्रोटीन को स्टोर करते हैं। जब ल्यूकोब्लास्ट फैट को स्टोर करते हैं तो उन्हें ल्यूकोब्लास्ट को इलियोब्लास्ट बोलते हैं। जब ल्यूकोब्लास्ट स्टार्च को स्टोर करते हैं तो उनको अमाइलोब्लास्ट बोलते हैं। जब ल्यूकोब्लास्ट प्रोटीन को स्टोर करते हैं उनको ल्यूरोब्लास्ट बोलते हैं। तो 3 टाइप के ल्यूकोब्लास्ट है। ठीक है। अब क्रोमोब्लास्ट जो है वो कलर्ड पिगमेंट है। ग्रीन के अलावा कोई भी कलर हो तो वो क्रोमोब्लास्ट होता है। रेड, येलो, ऑरेंज क्रोमोब्लास्ट। और कैरोटिनॉइड कलर पिगमेंट है। आगे क्लोरोब्लास्ट जो है वो ग्रास ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर की प्लास्टिड होती है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है। कैरोटिनॉइड एक्सेसरी पिगमेंट होती है। बहुत सारे प्लांट हैं जिनकी पत्तों में जो है वो मेसोफिल सेल पाए जाते हैं, और उन मेसोफिल सेल में जो है वो क्लोरोफिल पाई जाती है। ठीक है। अब बेटा इसमें जो है वो शेप वेरी नहीं करती है, नो शेप वेरी। ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसकी शेप कैसी होती है? डिस्क्वाइड, ओबल, स्टार, रिबन लाइक। ठीक है। अब इसमें डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड और ऑर्गेनेलीज है। ये देखो, ये क्लोरोप्लास्ट की आउटर मेम्ब्रेन, ये क्लोरोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन है, और ये क्या है? ये थाइलेकोइड है। एक सिक्का जो है वो थाइलेकोइड है और जो सिक्के का ढेर है वो ग्रेना है। ठीक है। अब ये सिक्के के ढेर आपस में किससे जुड़े हैं? ये जुड़े हैं, ये देखो ये किससे जुड़े हैं? स्टोमल लैमेले से जुड़े हैं। ठीक है। ये स्टोमल लैमेले से जुड़े हैं। ठीक है। इनमें 70s राइबोसोम पाया जाता है। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। ये देखो, ये थाइलेकोइड, ये जो है थाइलेकोइड किसका बना है? थाइलेकोइड की बाहर वाली मेम्ब्रेन थाइलेकोइड मेम्ब्रेन है, अंदर वाला ल्यूमन है, ये स्टोमा लैमेला है। ठीक है। यहाँ पे देखो ये आउटर सरफेस है, ये इनर सरफेस है
थाइलेकोइड मेम्ब्रेन की, ठीक है। फंक्शन क्या होता है क्लोरोप्लास्ट का, फोटोसिंथेसिस करना, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस, ठीक है, इसमें लाइट रिएक्शन भी होती है, डार्क रिएक्शन भी होती है। जो लाइट रिएक्शन होती है ना उसकी साइड क्या है, तो बेटा लाइट रिएक्शन कहाँ पे होती है, ग्रेना में होती है और थाइलेकोइड में लाइट रिएक्शन होती है। इन सिक्कों में लाइट रिएक्शन होती है, ठीक है, क्योंकि इन सिक्कों में पिगमेंट प्रेजेंट होती है। तो लाइट रिएक्शन पिगमेंट की प्रेजेंस में होगी ना, और यहाँ पे ATP और NADH2 बनता है। लाइट रिएक्शन में क्या बनता है, ATP बनता है, NADPH2 बनता है। अब ATP बनेगा तो उसको बोलते हैं फॉस्फोरिलेशन इन क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना। अब डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन में मैंने क्या बोला, लाइट रिएक्शन जो है वो इसकी साइड के, लाइट रिएक्शन ग्रेना में होती है और थाइलेकोइड में, लाइट रिएक्शन ग्रेना में होती है, थाइलेकोइड में होती है। इन ग्रेना और थाइलेकोइड में क्या होता है, पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। लाइट रिएक्शन ग्रेना में होती है, थाइलेकोइड में होती है, इनमें पिगमेंट प्रेजेंट होता है और इनमें ATP और Na। लाइट रिएक्शन ग्रेना में प्रेजेंट हो, लाइट रिएक्शन में ग्रेना, थाइलेकोइड, ग्रेना और थाइलेकोइड में होती है, इनमें पिगमेंट प्रेजेंट होता है, इनमें ATP NADPH2 बनता है और इनमें जो है वो फोटोफॉस्फोरिलेशन होती है क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है ना। तो इसको ATP का बनना बोलते हैं कि फोटोफॉस्फोरिलेशन इन क्लोरोप्लास्ट। आगे डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन में क्या बनता है, डार्क रिएक्शन में शुगर बनता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो डार्क रिएक्शन की साइट क्या है, डार्क रिएक्शन जो है वो स्ट्रोमा में होते हैं। ये जो स्ट्रोमा है ना, स्ट्रोमा जो है उसमें डार्क रिएक्शन होता है, ठीक है ना। तो क्योंकि इंजाइम्स कहाँ होते हैं, स्ट्रोमा में होते हैं, ठीक है ना। तो डार्क रिएक्शन यहाँ पे ATP NADH2 बनता है, डार्क रिएक्शन में शुगर बनती है ग्लूकोज की फॉर्म में, ठीक है। डार्क रिएक्शन में शुगर बनेगी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। डार्क रिएक्शन में स्टार्च की स्टोरेज होगी, शुगर बनेगी ग्लूकोज की फॉर्म में, ठीक है। ये जो है खुद से ही, अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट जो सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली है, ये एक सेल्फ डुप्लीकेटिंग ऑर्गेनेली है। ये सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली क्यों है, क्योंकि ये खुद से ही अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इसलिए सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली है। ये सेल्फ डुप्लीकेटिंग ऑर्गेनेली है। अब इट रीज़न क्या है, ये जो होता है ना माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट, इनका अपना DNA होता है, अपना RNA होता है, इनमें 70 राइबोसोम्स होती है और ये जो है वो फिजन करते हैं और ये जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस भी करते हैं। अब एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल क्लोरोप्लास्ट कहाँ से इवॉल्व हुए हैं बेटा, देखो माइटोकॉन्ड्रियल क्लोरोप्लास्ट में मतलब जो है वो 70 राइबोसोम्स होता है, ठीक है ना। और क्या होता है, 70 राइबोसोम्स होता है ना। तो ये बैक्टीरिया में भी ऐसा, तो ये इवॉल्व हुए हैं बैक्टीरिया से, ठीक है। अब जो है यहाँ पे प्रूफ क्या है, अब माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट बैक्टीरिया से कैसे इवॉल्व हुआ है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में प्रोकैरियोटिक सेल की तरह, बैक्टीरिया की तरह डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA होता है, ठीक है ना। और इसमें जो है ग्वानिन और साइटोसिन रिच होता है। तो बेटा आपको पता है कि जो ग्वानिन और साइटोसिन कहाँ पे होता है, वो प्रोकैरियोटिक DNA में होता है, यूकैरियोटिक DNA में एडेनिन थाइमिन होता है, ठीक है। तो जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया का DNA होता है उनमें भी ग्वानिन और साइटोसिन जो है वो, जो कि ग्वानिन साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ ट्रिपल बॉन्ड होता है इनके बीच। तो ये जो है प्रोकैरियोटिक DNA की करेक्टरिस्टिक है। इनमें जो है पोरिन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पोरिन जो है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का फीचर्स है, ठीक है। तो इनमें पोरिन प्रेजेंट होता है, मतलब आपको पता है कि ग्राम नेगेटिव प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तो इनमें पोरिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इनमें भी पोरिन प्रेजेंट होता है। 70 राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं इनमें, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के इसमें 70 राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोटिक में भी 70 राइबोसोम प्रेजेंट होती है। ये डिवाइड करते हैं फिजन के द्वारा, प्रोकैरियोटिक सेल भी डिवाइड करते हैं फिजन के द्वारा, ठीक है। अब राइबोसोम क्या है, राइबोसोम ऐसी ऑर्गेनेली है जिसमें ये स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेली है और इसमें मेम्ब्रेन नहीं होती है। ये ऐसी ऑर्गेनेली है, ये इसको ऑर्गेनेली विद इन ऑर्गेनेली भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेली है और उस ऑर्गेनेली में ये वाली 70 राइबोसोम ऑर्गेनेली पाई जाती है, इसलिए इसको
ऑर्गेनेली विद इन ऑर्गेनेली बोलते हैं। ये एक यूनिवर्सल ऑर्गेनेली है क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों में पाए जाते हैं। इसमें राइबोसोम्स में राइबो न्यूक्लियर प्रोटीन होती है जिसे राइबोसोमल आरएनए होता है, और इसमें राइबो न्यूक्लियर प्रोटीन होती है, और ये राइबोसोम जो है राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन बनाता है। ठीक है, अब ये देखो ये मैसेंजर आरएनए है और इसमें क्या लगे हैं, उसमें राइबोसोम्स अटैच हैं, तो इसको पॉलीसोम बोलेंगे। ये स्मॉलर सब यूनिट है, ये लार्जर सब यूनिट है। इनको किसने जोड़ा है, राइबोफ्लोरिन ने जोड़ा है। ये यहाँ पे मैग्नीशियम +2। तो बेटा ये दो सब यूनिट जो हैं स्मॉलर और लार्जेस्ट सब यूनिट, ये किसके द्वारा ज्वाइंट है, मैग्नीशियम आयंस के द्वारा। और सिंगल मैसेंजर आरएनए, अब बेटा देखो दो सब यूनिट किसके द्वारा ज्वाइंट है, मैग्नीशियम आयन के द्वारा, और ये सिंगल मैसेंजर आरएनए और ये राइबोसोम्स जो है वो किससे, इनको पॉलीसोम्स बोलते हैं। ठीक है, राइबोसोम की डिस्कवरी जो है वो जॉर्ज पैलेडी ने की है। राइबोसोम को पैलेडी पार्टिकल्स भी बोलते हैं। राइबोसोम ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू यूकैरियोटिक। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये यूकैरियोटिक में आती है। ये राइबोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, ये प्रोकैरियोटिक के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ भी एसोसिएट होते हैं। ठीक है, 70S जो दो तरह के राइबोसोम होते हैं, 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। स्वेडबर्ग यूनिट है। ठीक है, इसको सेडिमेंट बोलते हैं। और ये इनडायरेक्टली मेजर करता है डेंसिटी और साइज को। 70S जो है वो दो सब यूनिट से बना है, स्मॉल सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट। स्मॉल जो वो 30S है, लार्ज जो है 50S है। ये दोनों सब यूनिट मैग्नीशियम आयन से बाइंड होते हैं और राइबोफ्लोरिन से भी बाइंड होते हैं। ये 80S का दो सब यूनिट है, स्मॉल 40S, लार्ज 60S है। ठीक है, और ये जो स्मॉल सब यूनिट है ये देखो 70S का 50 लार्ज है, स्मॉल 30 है। तो स्मॉल सब यूनिट जो है इसमें 60S राइबोसोमल आरएनए होते हैं। जो लार्ज सब यूनिट होते हैं इसमें 23S राइबोसोमल आरएनए और 5S राइबोसोमल आरएनए होते हैं। 16, 23, 5। ठीक है, और यहाँ पे 16, 23, 5, और यहाँ पे जो है वो ऊपर 18 सब यूनिट राइबोसोमल आरएनए, और यहाँ पे 23, यहाँ पे 20 राइबोसोमल आरएनए, 5S राइबोसोमल आरएनए और बीच में 5.8 राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, अब नॉन सिक्रीटरी एंड सिक्रीटरी प्रोटीन। ठीक है, तो नॉन सिक्रीटरी प्रोटीन कैसे बनती है, ये बनती है साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम के द्वारा। और सिक्रीटरी प्रोटीन कैसे बनती है, ये राइबोसोम के द्वारा बनती है, ये बनती है साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम के द्वारा। ठीक है, नॉन सिक्रीटरी प्रोटीन बनती है जो राइबोसोम साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। और सिक्रीटरी प्रोटीन कैसे बनती है, वो राइबोसोम जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होता है उससे सिक्रीटरी प्रोटीन बनती है। ठीक है, अब साइटोस्केलेटन क्या होता है, साइटोस्केलेटन का नेचर जो है वो प्रोटीनेशियस होता है। साइटोस्केलेटन का नेचर प्रोटीनेशियस होता है। इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क टू साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म का स्केलेटन जो होता है ये साइटोप्लाज्म को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। साइटो होता है सेल और स्केलेटन होता है फ्रेमवर्क। ये यूकैरियोटिक सेल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब साइटोस्केलेटन का काम क्या है, ये शेप को मेंटेन करता है, ये मैकेनिकल सपोर्ट को मेंटेन करता है, ये मोटिलिटी को मेंटेन करता है। तीन तरह के साइटोस्केलेटन होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो कहाँ पे होते हैं, साइटोप्लाज्म की मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। जो सीलिया और फ्लैजिला की जो बेसल बॉडी होती है ना, ये देखो ये बेसल बॉडी होती है, ये हुक होता है और ये ऐसे फिलामेंट होते हैं। तो ये जो बेसल बॉडी होती है ना सीलिया और फ्लैजिला की, यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। साइटोप्लाज्म के मैट्रिक्स में यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं बेसल बॉडी में। ठीक है, और साइटोप्लाज्म में माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। सेंट्रियोल में, स्पिंडल फाइबर में, स्पिंडल फाइबर और सेंट्रियोल में माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं जो कि क्रोमोसोम सेपरेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है ना, तो स्पिंडल फाइबर और सेंट्रियोल में माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जो क्रोमोसोम सेपरेशन में हेल्प करते हैं, मतलब ये क्रोमोसोम को खींचते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल यूकैरियोटिक सेल में होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल जो है ये प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है। ये जो है दे आर 13 प्रोटोफिलामेंट। ठीक है ना,
तो ये प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है, माइक्रोट्यूब्यूल जो प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है, इसमें 13 प्रोटीन फिलामेंट होते हैं और ईच फिलामेंट में अल्फ़ा और बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है। और ये अल्फ़ा बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन जो है बेटा देखो, ये माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर है और ये जो है वो इनमें 13 प्रोटोफिलामेंट होते हैं, 13 प्रोटोफिलामेंट होते हैं। अब ये 13 प्रोटोफिलामेंट है, इनमें से हर प्रोटीन फिलामेंट में अल्फ़ा बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है। ये 13 प्रोटीन फिलामेंट है, हर प्रोटीन फिलामेंट में अल्फ़ा बीटा प्रोटीन होगी। और ये अल्फ़ा बीटा प्रोटीन जो वो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है। मैंने क्या बोला, ये 13 प्रोटीन फिलामेंट है और हर प्रोटीन फिलामेंट में अल्फ़ा बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है। हर प्रोटीन फिलामेंट में अल्फ़ा बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है। और जब ये अल्फ़ा बीटा ट्यूबुलिन ये जो अल्फ़ा बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन जो वो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, ठीक है। और जब ये असेंबल होगी तो ये अंदर को कर्ल हो जाएगी और एक सिलेंडर बनाएगी। जैसे मान लो एक शीट है, ये इसकी पूरी शीट है। अब इसको आप क्या करोगे, कर्ल कर दोगे, अंदर को एक सिलेंडर बना दोगे। तो ये क्या बन जाएगा, ये एक माइक्रोट्यूब्यूल बन जाएगा जो अंदर से खोखला होगा और अनब्रांच्ड होगा। समझ गए। अब बेटा इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। इसके बाहर का ही डायामीटर जो है, बाहर का डायामीटर, ये जो इसका डायामीटर होगा वो 25 नैनोमीटर होगा, ठीक है। तो माइक्रोट्यूब्यूल खोखला होगा, अनब्रांच्ड होगा, सिलेंडर होगा, इसमें अल्फ़ा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन होंगे, इसको ट्यूबुलिन डाइमर बोलते हैं। असेंबली एंड डिसअसेंबली, ठीक है, इट रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म, इसको जो है असेंबली एंड डिसअसेंबली के लिए जो है वो एनर्जी की ज़रूरत होती है इन द फॉर्म ऑफ जीटीपी एंड कैल्शियम आयन। तो असेंबली और डिसअसेंबली के लिए जो जैसे ये देखो, असेंबली मीन्स यहाँ पे देखो ये क्रोमोसोम असेंबल्ड कर रही है, डिसअसेंबल्ड कर रहे हैं, तो इसके लिए एटीपी इसके लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ जीटीपी और कैल्शियम आयंस की नीड पड़ती है। माइक्रोट्यूब्यूल का काम क्या है, स्पिंडल बनाना, ठीक है। और क्रोमोसोम की एनाफेजिक मूवमेंट के लिए, अब क्रोमोसोम के एनाफेजिक मूवमेंट क्या, देखो यहाँ पे बेटा देखो, यहाँ मेटाफेज में क्या होता था, मतलब ऐसे क्रोमोसोम जो है वो स्पिंडल फाइबर में अटैच्ड होते थे और यहाँ पे क्रोमोसोम जो है वो मतलब जो है ये जो है क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं। तो एनाफेजिक मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम किसके, ये जो है माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो इनको क्रोमोसोम को खींच रहे हैं, ठीक है ना, ये जो है सेंट्रियोल की तरफ खींच रहे हैं। तो एनाफेजिक मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम कौन कराता है, माइक्रोट्यूब्यूल कराता है। अब जो सेल प्लेट जो है, सेल प्लेट बन रही है ड्यूरिंग प्लांट साइटोकाइनेसिस में, यहाँ पे देखो ये सेल प्लेट बन रही है ड्यूरिंग प्लांट साइटोकाइनेसिस में। तो ये किसके द्वारा बनती है, माइक्रोट्यूब्यूल के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल में ये जो यहाँ पे जो है वो मॉडिफाइड होती है और सेल प्लेट बनती है, ठीक है। इंटरसेलुलर होता है विद इन इंट्रासेलुलर। अब यहाँ पे जो है इंट्रासेलुलर ये जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। साइटोस्केलेटन में फिलामेंट होते हैं, फाइबर्स होते हैं, माइन्यूट प्रोटीन्स होती है, ठीक है ना। तो साइटोस्केलेटन जो है उसमें फिलामेंट होते हैं, फाइबर्स होते हैं, माइन्यूट प्रोटीन्स होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो ये प्लांट का सेल है, ये न्यूक्लियस है, जेनेटिक मटेरियल है, यहाँ पे सेल प्लेट है, गोल्जी अलोंग विद स्पिंडल फाइबर। तो ये सेल प्लेट किससे बनी है, ये गोल्जी अलॉन्ग विद स्पिंडल फाइबर से बनी है। अब ये माइक्रोफिलामेंट क्या होते हैं, तो माइक्रोफिलामेंट जो है बेटा, अब देखो माइक्रोट्यूब्यूल माइक्रोफिलामेंट, ये देखो अब साइटोस्केलेटन में माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं जो कि मैंने आपको बता दिया, माइक्रोफिलामेंट भी होते हैं जो कि रोड लाइक होते हैं। माइक्रोफिलामेंट की लेंथ इंडेफिनिट लेंथ होती है, माइक्रोफिलामेंट अनब्रांच्ड होते हैं, प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होता है और माइक्रोफिलामेंट एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं, माइक्रोफिलामेंट एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं, एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं। और ये एक्टिन प्रोटीन जो है वो कैसी होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है। और ये देखो ये बेटा माइक्रोफिलामेंट जो एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं और ये एक्टिन प्रोटीन ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएट होती है और ये भी स्ट्रक्चर और सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। अब ये जो है ना, ये एक्टिन फिलामेंट जो है माइक्रोफिलामेंट एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ये जो है साइटोप्लाज्म की मूवमेंट को भी कराते हैं, ये जो है
साइटोप्लाज्म की मूवमेंट को करवाते हैं अराउंड द वैक्यूल्स। ये जो है इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। साइक्लोसिस होते हैं साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग, मतलब मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म अराउंड वैक्यूल। ये जो है स्यूडोपोडिया की फॉर्मेशन भी करती है। ये अमीबॉइड मूवमेंट भी करते हैं, स्यूडोपोडिया की फॉर्मेशन भी करते हैं माइक्रोफिलामेंट, अमीबॉइड मूवमेंट भी करते हैं। ये फ्यूरो बनाते हैं ड्यूरिंग एनिमल साइटोकिनेसिस। यहाँ पे देखो प्लांट में सेल प्लेट बनती है, एनिमल में ये क्या करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो सेल प्लेट बनाते हैं, माइक्रोफिलामेंट जो है वो फ्यूरो बनाते हैं एनिमल साइटोकिनेसिस में। ठीक है, अब आगे इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट जो वो एसिडिक प्रोटीन के बने होते हैं और ये एक नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल और अनब्रांच्ड है। इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है, अब आपने देखा कि माइक्रोफिलामेंट जो वो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के बने होते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट, इंटरमीडिएट ये कैराटीन प्रोटीन के बने होते हैं। कैराटीन ये नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के बने होते हैं। और ये बेटा इंटरमीडिएट फिलामेंट अनब्रांच्ड होते हैं, ये एसिडिक प्रोटीन के बने होते हैं। वो किसके बने थे, माइक्रोफिलामेंट एक्टिन प्रोटीन के बने थे, ये एसिडिक प्रोटीन के बने थे। ये नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्टाइल था। वो कैसे थे, वो ये अनब्रांच्ड होते हैं, वो भी अनब्रांच्ड थे। ये भी न्यूक्लियस के अराउंड होते हैं। तो बेटा देखो ये जो है ये क्या है माइक्रोफिलामेंट। ठीक है, ये देखो ये जो है ऐसे नेट की फॉर्म में, ये इंटरमीडिएट फिलामेंट है। ठीक है ना, तो इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है ये जो है स्कैफोल्ड बनाते हैं। ये जो है स्कैफोल्ड बनाते हैं अराउंड, स्कैफोल्ड जो सपोर्ट देते हैं, ये क्रोमेटिन के अराउंड जो बस स्कैफोल्ड बनाते हैं। और ठीक है, समझ आ गया, क्रोमेटिन के अराउंड स्कैफोल्ड बनाते हैं। ये देखो ये न्यूक्लियस है, ये जो आपका कैराटीन है, कैराटीन इंटरमीडिएट फिलामेंट नेटवर्क। ये न्यूक्लियस के अराउंड जो वो कैराटीन इंटरमीडिएट फिलामेंट का नेटवर्क है। ठीक है, तो सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल, ये देखो सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल बेटा ये नॉन मेम्ब्रेनस है। ठीक है, ये दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बनाता है सेंट्रियोल। ये देखो दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, तो इसको सेंट्रियोल बोलते हैं। ये गोल सा सेंट्रोसोम है, इसके अंदर दो परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर दिख रहे हैं जिसको सेंट्रियोल बोलते हैं। ये सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम को डिप्लोसोम भी बोलते हैं, काइनोप्लाज्म भी बोलते हैं। अब सेंट्रोसोम जो है वो यूकैरियोटिक सेल में होता है, एनिमल सेल में होता है, फंजाई में होता है। ठीक है ना, सेंट्रोसोम जो है वो लोअर एल्गी में भी पाया जाता है। ठीक है, सेंट्रोसोम लोअर एल्गी में भी पाया जाता है। अब देखो ये सेंट्रोसोम जो है ये देखो ये इस तरह सा होता है, बंडल की फॉर्म में, ये देखो ऐसा होता है। यहाँ पे 9 ट्रिपलेट से बना है। ठीक है, और ये जो है सेंट्रोस्फियर है और ये सेंट्रियोल है, 9 ट्रिपलेट से बना है। ये परपेंडिकुलर अरेंज है, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ठीक है अब देखो ये कितने ट्रिपलेट है, सेंट्रियोल 9 ट्रिपलेट का बना है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 ट्रिपलेट से बना है। सेंट्रियोल जो है ये सीलिया और फ्लैजिला की बेसल बॉडी को बनाता है। तो बेटा ये जो है सीलिया और फ्लैजिला की बेसल बॉडी को बनाता है। जो सीलिया और फ्लैजिला की बेसल बॉडी होती है वो कौन बनाता है, सेंट्रियोल बनाता है सीलिया और फ्लैजिला की बेसल बॉडी। ये जो है वो स्पिंडल फाइबर भी बनाता है, सेंट्रियोल जो है वो स्पिंडल फाइबर भी बनाता है जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो सेंट्रियोल, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 उससे बना है। ये सेंटर में हब है, ये देखो ये रेडियल स्पोक्स हैं और ये ये क्या है, पेरीसेंट्रियोलर सैटेलाइट्स है, ये पेरीसेंट्रियोलर सैटेलाइट है। ठीक है, ये माइक्रोट्यूब, इसको पेरीसेंट्रियोलर सैटेलाइट को माइक्रोट्यूब्यूल जनरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, अब आगे सीलिया और फ्लैजिला। तो देखो बेटा ये जो आपका अमीवा है, सॉरी ये आपका पैरामीशियम है, इसमें सीलिया पाए जाते हैं। और ये जो आपका यूग्लिना है इसमें 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं, ये और की तरह काम करते हैं। और फ्लैजिला जो होता है वो लार्जेस्ट होता है, नंबर में लार्जेस्ट होता है। फ्लैजिला होता तो बड़ा है लेकिन नंबर में कम होता है। सीलिया जो होते हैं वो स्मॉलेस्ट होते हैं पर पूरी बॉडी को कवर करते हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल जो हैं
वो टोटल कितने 20 माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, ठीक है ना, 20 माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब देखो बेटा सीलिया और फ्लैजिला में ये तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 है ना, तो ये एक में 2 है, तो 8 2 ज़ा 16 और ये 17 और 18, ठीक है ना। तो 1 ये बेटा टोटल जो है पेरिफेरल में 18 माइक्रोट्यूब्यूल है और 2 सेंटर में, ठीक है ना। तो मतलब ये टोटल जो है ये 9 है, तो 9 2 ज़ा 18 और 2 20, टोटल 20 में माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं। 18 जो है वो पेरिफेरल में होते हैं और सेंट्रल जो होते हैं वो 2 होते हैं, ठीक है। अब ये किससे जुड़े हैं, लिंकर से जुड़े हैं, और लिंकर नेक्सिन प्रोटीन से बनी है। सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूलर है। अब इंटर डबलेट ये ब्रिज, ये इंटर डबलेट ब्रिज है, ठीक है। ये आउटर डाइनिन आर्म है, ये आउटर डाइनिन आर्म है और ये इनर डाइनिन आर्म है। तो डाइनिन प्रोटीन में एटीपी एज एंजाइम्स होता है और ये एटीपी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है। एटीपी एज एंजाइम ब्रेक करता है एटीपी को और मोटिलिटी में हेल्प करता है। और एटीपी एज एंजाइम जो है वो एनर्जी बनाता है और इसीलिए और फ्लैजिला जो है जिसे मोटिलिटी करते हैं। तो भाई ये देखो बेटा ये बेसल बॉडी है, ये एक्सोनीम है। एक्सोनीम क्या होता है, कोर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला, ठीक है। ये बेसल बॉडी है, ये एक्सोनीम जो है कोर है सीलिया और फ्लैजिला का, यहाँ से ही सीलिया फ्लैजिला निकलते हैं। अब न्यूक्लियस पढ़ेंगे। न्यूक्लियस सेल का ब्रेन है। न्यूक्लियस जो है वो डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेली है। इसका नंबर वेरी करता है, यूनी न्यूक्लिएट बाई न्यूक्लिएट होता है ये, ठीक है। तो पैरामीशियम में 2 न्यूक्लियस होते हैं, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड भी होता है। पैरामीशियम बाई न्यूक्लिएट होता है, फंगस मल्टी न्यूक्लिएट होता है। और जो मैच्योर सीव ट्यूब होते हैं उनमें न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। ए न्यूक्लिएटेड होते हैं मैच्योर सीव ट्यूब और मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जेनेटिक मटेरियल है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस पेरीन्यूक्लियर स्पेस है। यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में न्यूक्लियर पोर भी पाए जाते हैं। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये क्रोमेटिन है अंदर धागी जैसी, ठीक है। और यहाँ पे स्फेरिकल स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये न्यूक्लियोलस है, ठीक है। न्यूक्लियर इनवलप को क्या बोलते हैं, कैरियोथिका भी बोलते हैं, ठीक है। ये न्यूक्लियर इनवलप जो है वो बैक्टीरिया के केस में अब्सेंट होती है, ठीक है। और इसकी ये पेरीन्यूक्लियर स्पेस की विड्थ कितनी है, 10 से 50 नैनोमीटर है। आगे न्यूक्लियर इनवलप जो है वो आउटर मेम्ब्रेन जो है वो कंटिन्यूस विद राइबोसोम्स और इनर मेम्ब्रेन जो है वो इनर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है, उसमें राइबोसोम्स नहीं होता है, ठीक है ना। और जो इनर मेम्ब्रेन जो वो स्मूथ होती है उसमें राइबोसोम्स नहीं होता है, ठीक है। और इसलिए इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन। अब जो न्यूक्लियर इन्वॉल्व होती है नॉट कंटिन्यूस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोर। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में आपको पोर दिख रहे हैं जहाँ से ये कंटिन्यूस नहीं है, इनको न्यूक्लियर पोर बोलते हैं, ठीक है। और ये न्यूक्लियर पोर जो है वो वाइड डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट करते हैं मटेरियल की। न्यूक्लियोप्लाज्म जो है वो ये एक ट्रांसपोर्ट स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियोप्लाज्म ये ट्रांसपोर्ट स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस के अंदर का प्लाज्म। और यहाँ पे जो है mRNA बनता है। न्यूक्लियोप्लाज्म एक ऐसी साइट है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म एक ऐसी साइट है यहाँ पे mRNA बनता है। तो यहाँ पे क्या बनता है, mRNA बनता है, ठीक है। अब न्यूक्लियोप्लाज्म में एक सेमी फ्लूइड होता है जिसमें धागे हैं, क्रोमेटिन है। ये न्यूक्लियोप्लाज्म में mRNA बनता है, इसमें क्रोमेटिन है, इसमें आपको न्यूक्लियोलस भी दिख रहा होगा। ये जो है क्लोइडल लाइक मटेरियल होता है, इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म में क्लोइडल लाइक मटेरियल होता है। न्यूक्लियोलस जो है वो नॉन मेम्ब्रेनस है। न्यूक्लियोलस क्या है, नॉन मेम्ब्रेनस है। न्यूक्लियोलस न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ कंटिन्यूस होता है। यहाँ पे बेटा न्यूक्लियोप्लाज्म में mRNA बनता है और न्यूक्लियोलस में राइबोसोमल RNA बनता है, ठीक है। न्यूक्लियोलस जो है वो राइबोसोम की फैक्ट्री है, ठीक है ना। तो न्यूक्लियोलस में राइबोसोमल RNA बनता है, ठीक है। आगे है ये लार्जर होता है न्यूक्लियोलस, मोर इन नंबर होता है सेल के अंदर और ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है।
क्रोमेटिन के धागे जब कंडेंस होते हैं ना, कंडेंस हो जाते हैं तो ये क्रोमोसोम बनाते हैं और सेल डिवीज़न के दौरान हमें क्रोमोसोम विजिबल होते हैं। क्रोमेटिन एक नॉन डिवाइडिंग न्यूक्लियस है। क्रोमेटिन जो है ये मतलब इंटरफेस में के दौरान न्यूक्लियस के अंदर आपको क्रोमेटिन जो है वो दिखते हैं, ठीक है। और क्रोमेटिन जो है क्रोमेटिन का नेम क्रोमेटिन क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें एबिलिटी होती है स्टेनिंग होने की, ठीक है। तो इसे जो है फ्यूजन स्टेन भी बोलते हैं और एसिटोलर अमाइन भी बोलते हैं। एसिटोलर अमाइन और फ्यूजन स्टेन बोलते हैं। अब क्रोमेटिन का नाम किसने दिया है? फ्लेमिंग ने दिया है। क्रोमेटिन में डीएनए होता है, आरएनए होता है, हिस्टोन पैकेजिंग प्रोटीन होती है। क्रोमेटिन में डीएनए होता है, आरएनए होता है, हिस्टोन पैकेजिंग प्रोटीन होती है। अब ह्यूमन का डीएनए 2.2 मीटर होता है, ठीक है। ह्यूमन का डीएनए 2.2 मीटर लंबा होता है। हिस्टोन प्रोटीन जो होती है ना, हिस्टोन प्रोटीन जो है वो डीएनए की पैकिंग करती है। हिस्टोन प्रोटीन जो है वो डीएनए, इतने लंबे डीएनए को किसने पैक करना, तो हिस्टोन प्रोटीन करती है। तो हिस्टोन प्रोटीन ना डीएनए की पैकिंग करती है। तो डीएनए के ऊपर हिस्टोन प्रोटीन लगती है, ठीक है ना। डीएनए के ऊपर हिस्टोन प्रोटीन लगती है। तो बेटा जब ना हम ना क्रोमेटिन को कंडेंस करते हैं ताकि वो एडजस्ट हो जाए छोटे से एरिया में, ठीक है। तो हिस्टोन की हेल्प से पैकिंग करते हैं। तो डीएनए एसिडिक होता है, हिस्टोन बेसिक होता है। अब यूक्रोमेटिन क्या होता है और हेटेरोक्रोमेटिन क्या होता है? यूक्रोमेटिन होता है लाइट स्टेन। ये देखो यहाँ पे आपका क्रोमोसोम है जो लाइट कलर का दिख रहा होगा। अब यूक्रोमेटिन और जो डार्क कलर की स्टेन वो हेटेरोक्रोमेटिन। तो यूक्रोमेटिन लाइट स्टेन होती है, लूजली अरेंज्ड होता है। यूक्रोमेटिन लाइट होता है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, जेनेटिकली एक्टिव होता है। और हेटेरोक्रोमेटिन डार्क स्टेन होती है और ये जो है वो कम्पैक्टली टाइटली जो है वो अरेंज्ड होता है। कॉम्पैक्टली टाइटली पैक्ड डीएनए होता है, ठीक है ना। ये लूजली अरेंज होता है, तो ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। और ये हेटेरोक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्टली इनएक्टिव होता है और ये जेनेटिकली भी इनएक्टिव होता है, ठीक है। आगे यहाँ पे देखो क्रोमेटिन। अब क्रोमेटिन जो है ये कंडेंस होता है, क्रोमोसोम्स बनता है ना। अब क्रोमोसोम जो है इस क्रोमेटिन को जो है वो पैक करना है तो हिस्टोन प्रोटीन से ही पैक करते हैं ना, फिर क्रोमोसोम्स बनता है। अब यहाँ पे देखो ये है आपका ये जो है आपका क्रोमोसोम है। अब ये क्रोमोसोम जो है ये सेंट्रोमियर है ना। और ये स्पिंडल फाइबर से किसके द्वारा अटैच होता है? ये देखो ये जो है लार्ज सब यूनिट है, ये स्मॉल सब यूनिट है, ये आपका सेंट्रोमियर है और ये जो है काइनेटोकोर है साइड में। और इन काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं। और ये देखो इसके अंदर जो है वो डीएनए के थ्रेड है जिनको क्रोमोनिमेशन मैट्रिक्स बोलते हैं। डीएनए के थ्रेड है, इसको क्रोमोनिमेशन मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। ये जो सेंट्रोमियर है तो इसके जो आर्म्स होते हैं वो नॉट इक्वल। अब स्मॉल आर्म जो है वो पी आर्म है और ये लॉन्ग आर्म जो है वो क्यू आर्म है, ठीक है ना। तो स्पिंडल फाइबर ना काइनेटोकोर में लगता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो पोलवार्ड मूवमेंट होती है क्रोमोसोम की। अब देखो बेटा काइनेटोकोर एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है जो कि सेंट्रोमियर के अराउंड है। काइनेटोकोर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है? सेंट्रोमियर के अराउंड प्रेजेंट है। काइनेटोकोर जो है ये जो है इट प्रोवाइड स्ट्रक्चर ऑफ अटैचमेंट टू स्पिंडल फाइबर। काइनेटोकोर जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ अटैचमेंट प्रोवाइड। काइनेटोकोर जो है ये क्या करता है? स्पिंडल फाइबर को साइट ऑफ अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। स्पिंडल फाइबर इस स्ट्रक्चर से काइनेटोकोर से अटैच होते हैं, ठीक है। स्पिंडल फाइबर के लिए ये काइनेटोकोर जो है वो स्पिंडल फाइबर के लिए जगह प्रोवाइड करता है जहाँ पे आके जो है वो ये लगेंगी स्पिंडल फाइबर, ठीक है। अब टीलोमियर क्या होता है? क्रोमोसोम की टीलोमियर जो है वो क्रोमोसोम की शॉर्टनिंग होने से बचाता है। ये मतलब जो है टीलोमियर जो है वो नेचुरल एजिंग में
हेल्प करता है, ये क्रोमोसोम को शॉर्ट नहीं होने देता है। तो जिसका टेलोमेयर की लेंथ जितनी अच्छी होगी उतनी उसकी एजिंग उतनी ही अच्छी होगी। तो बेटा जिसकी टेलोमेयर की लेंथ उतनी अच्छी होगी उसकी एजिंग उतनी ही अच्छी होगी। तो ये क्रोमोसोम को शॉर्ट होने से बचाता है टेलोमेयर, ठीक है ना। तो जितना ज़्यादा टेलोमेयर होगा उतना ज़्यादा क्रोमोसोम की लेंथ होगी और उतनी उसकी अच्छी एज होगी। मतलब ये एजिंग से बचाता है क्रोमोसोम को। प्रोजेरिया क्या होता है, डिफेक्टिव टेलोमेयर, तो जिससे एजिंग कंट्रोल नहीं होती है। प्रोजेरिया डिफेक्टिव टेलोमेयर, टेलोमेयर जो है वो क्रोमोसोम के एंड में प्रेजेंट होता है। ये क्रोमोसोम की शॉर्टनिंग से प्रिवेंट करता है, ठीक है। वन मोनाड क्रोमोसोम में वन क्रोमेटिड होती है, ये देखो मोनाड क्रोमोसोम में वन क्रोमेटिड है। यहाँ पे जो है देखो ये सिस्टर है, ये जैसे ये देखो ये मोनाड है ना, अब इसमें ये लग गया तो अभी ये सिस्टर क्रोमेटिड है, तो ये रेप्लिकेटेड थ्रेड है अंदर, ठीक है। तो डायाड क्रोमेटिड में दो क्रोमेटिड होते हैं, एक क्रोमेटिड और एक सिस्टर क्रोमेटिड। अब जैसे आप देख सकते हो ये मोनाड है, ये भी मोनाड है, ठीक है। अब यहाँ पे अब यहाँ पे ये सिस्टर क्रोमेटिड लग गए ना, तो ये देखो ये 1 2 3 4 ये डायाड है, ठीक है। ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पेयर लग रहा है ना, सिस्टर क्रोमेटिड है ये। अब यहाँ पे देखो ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। ये देखो ये ऊपर जो है ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है, ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है, ये सैटेलाइट है। मतलब ये इसको सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन को न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन भी बोलते हैं, ठीक है। नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम देखो इक्वल नहीं है आपस में, ठीक है। तो अब जैसे देखो ये 1 2 3 4 है, तो बेटा ये 1 2 सिस्टर क्रोमेटिड है, ये 3 4 सिस्टर क्रोमेटिड, लेकिन 1 3 और 2 4 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। तो बोलते हैं ह्यूमन में जो है वी हैव 5 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, 5 पेयर ऑफ सैटेलाइट क्रोमोसोम। कौन कौन सा, 13 14 15 21 22। तो ह्यूमन में 5 पेयर सैटेलाइट क्रोमोसोम है, 13 14 15 और 21 22। सैटेलाइट क्रोमोसोम्स जो है इसको मार्कर क्रोमोसोम भी बोलते हैं, ठीक है। 13 14 15 21 22 सैटेलाइट क्रोमोसोम। अब यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो ये डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। तो ये 4 शेप है क्रोमोसोम की ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। तो बेटा देखो एक है वी शेप का, एक जे शेप का, एक आई शेप का और एक एल शेप का, ठीक है। तो ये देखो ये क्रोमोसोम है वी शेप का, जे शेप का, आई शेप का और एल शेप का। अब देखो मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमियर सेंटर में होता है, ठीक है। मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमियर सेंटर में होता है। आर्म्स इक्वल है, लेंथ आइसोब्रेकियल आर्म है, आर्म इक्वल है। इसमें ये जो है अक्वायर होता है वी शेप का ड्यूरिंग एनाफेज। एनाफेज में आपको अब जब सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाएगा आपको वी शेप का क्रोमोसोम अक्वायर होगा एनाफेज के दौरान, ठीक है। ये हो गया मेटासेंट्रिक। अब सब मेटासेंट्रिक में इसको सब मीडियन सेंट्रोमियर भी बोलते हैं, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम को। इसमें सेंट्रोमियर जो है वो सेंटर से थोड़ा अवे हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें सेंट्रोमियर जो है वो सेंटर से अवे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अनिक्वल आर्म्स है जिसको हिट्रोब्रैंकियल आर्म बोलते हैं। ये एल शेप अक्वायर कर रहा है ड्यूरिंग एनाफेज, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक। अब एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, ये मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक और एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है, सेंट्रोमियर क्लोज हो जाता है टू टर्मिनल एंड। तो यहाँ पे जो है सेंट्रोमियर जो है वो क्लोज्ड टू टर्मिनल एंड, ठीक है। ये टर्मिनल एंड में पहुँच जाता है। ये वेरी शॉर्ट आर्म होती है, इसमें वेरी शॉर्ट आर्म होती है, वेरी लॉन्ग आर्म होती है, अनइक्वल आर्म होती है, इसको इंट्रोब्रैंकियल आर्म बोलते हैं। ये जे शेप अक्वायर कर रहा है एनाफेज के दौरान, ये एनाफेज के दौरान एल शेप अक्वायर कर रहा है, ये जे शेप अक्वायर कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो है ह्यूमन में जो है वाई क्रोमोसोम जो होता है वो एक्रोसेंट्रिक ही होता है, ठीक है। ह्यूमन मेल में वाई क्रोमोसोम एक्रोसेंट्रिक ही होता है, यानी कि जे शेप्ड होता है, ठीक है। आगे नोट कैरियोटाइप, कैरियोटाइप क्या होता है,
ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कैरियोटाइप की, इसको बोलते हैं आइडियोग्राम। तो कैरियोटाइप की क्या फीचर्स हैं, बाई विच पर्टिकुलर सेट ऑफ क्रोमोसोम इज, तो यहाँ पे पर्टिकुलर सेट ऑफ क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। कैरियोटाइप नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं इसमें, रिलेटिव साइज के, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर बताता है कैरियोटाइप, लेंथ ऑफ आर्म बताता है, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन को बताता है कैरियोटाइप, सैटेलाइट्स को बताता है, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन को बताता है, लेंथ ऑफ आर्म बताता है, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर बताता है, रिलेटिव साइज बताता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बताता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, लास्ट है माइक्रोबॉडी। माइक्रोबॉडी सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर है, ये प्लांट और एनिमल में होती है, ये एसोसिएट होती है प्लांट के साथ। 3 तरह की माइक्रोबॉडी होती है, प्रोक्सिसोम, स्फेरोसोम और ग्लायोक्सिसोम। प्रोक्सिसोम जो होता है वो परऑक्साइड सिंथेटेज की प्रेजेंस में, प्रोक्सिसोम जो है वो परऑक्सीडेज सिंथेटेज ऑक्सीडेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये क्या करता है, ऑक्साइड को ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, ये क्या करता है, ऑक्साइड को ब्रेक डाउन करता है। ठीक है ना, प्लांट और एनिमल में जो है फोटो रिसेप्टर अक्कर होते हैं। ठीक है, प्लांट और एनिमल के प्रोक्सिसोम में फोटो रिसेप्टर होते हैं। स्फीरोसोम जो है ये क्या करता है, ये सिंथेसिस करता है, फैट को स्टोर करता है, फैट को। ये स्फीरोसोम जो है वो एंडोस्पर्म ऑयल सीड के एंडोस्पर्म में पाए जाते हैं। जो सीड का एंडोस्पर्म होता है उसमें स्फीरोसोम पाए जाते हैं। स्फीरोसोम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं, इसको प्लांट का लाइसोसोम बोलते हैं। स्फीरोसोम को प्लांट का लाइसोसोम बोलते हैं, इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। स्फीरोसोम सीड के एंडोस्पर्म में पाए जाते हैं और ये सिंथेसिस और स्टोर करते हैं फैट को। ग्लायोक्सिसोम ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे ग्लायोक्सिसेट साइकिल होता है। ठीक है, ये जो है फैट को कार्बोहाइड्रेट में, ग्लायोक्सिसोम फैट को कार्बोहाइड्रेट में चेंज करते हैं, इसको ग्लाइकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। तो ग्लाइकोनियोजेनेसिस जो है वो दिस कन्वर्जन अब्सेंट इन एनिमल। ठीक है, तो ग्लाइकोनियोजेनेसिस जो होते हैं वो फैट को कार्बोहाइड्रेट में चेंज करते हैं। ग्लाइकोनियोजेनेसिस जो है वो ये सिर्फ प्लांट में होती है, एनिमल में नहीं होती है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। बाय बाय, हैव अ नाइस डे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल।